गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का, वन शॉर्ट लेक्चर सही है, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ओके, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहली बात, केमिस्ट्री के अंदर आपका सबसे पहले मेटर आता है कि मेटर क्या होता है, या फिर जिसे हम लोग द्रव्य बोलते हैं, या फिर आप पदार्थ बोल सकते हो, सही है, आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहो। अगर मैं बात करूँ मेटर की, तो मेटर होता क्या है, तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और जो कुछ ना कुछ जगह जो है वो ऑक्यूपाई करती है, जो कुछ ना कुछ सरफेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटर बोलते हैं, सही है। जैसे अगर मैं स्पेन की बात करूँ, इसका कुछ ना कुछ मास है और ये कुछ ना कुछ जगह को भी ऑक्यूपाई करती है, सही है, कुछ ना कुछ स्थान को ये घेरती है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटर बोलेंगे, सही है। ऐसे ही आपका जो फोन है वो भी एक तरीके से मेटर है, पानी की जो बोतल है वो भी एक तरीके से मेटर है, सही है। और आप हाँ, जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल रहे, पानी जो है वो मेटर है, सिंपल सी बात है। कलम जो है वो भी आपकी मेटर है। ऐसे ही आपकी चेयर हो गई, फोन हो गया, कैमरा हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके मेटर होते हैं, सही है। नेक्स्ट आता है आपके पास कि नॉन मेटर क्या होते हैं, या फिर आपके अद्रव्य क्या होते हैं। तो ऐसी चीजें जिनकी कोई जो कोई जगह नहीं घेरती है, सही है, या फिर जिनका कोई मास नहीं होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटर बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फीलिंग्स की या फिर आपके इमोशंस की, क्या उनके अंदर कोई मास होता है, क्या क्या वो कोई जगह ऑक्यूपाई करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, सही है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्या उसका कुछ मास होगा कि 1 किलो गुस्सा आ रहा है कि 2 किलो आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसका कोई मास नहीं होता है और ना ही कोई वो जगह ऑक्यूपाई करता है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मुझे इतनी सारी जगह चाहिए मेरे गुस्से को रखने के लिए, ऐसा नहीं होता है, सही है। तो गुस्सा हो गया, आपके इमोशंस हो गए, आपकी फीलिंग्स हो गई, सही है, वो सारी की सारी, लाइट हो गई, साउंड हो गया, सही है, ऐसे ही आपकी एनर्जी हो गई, फीलिंग्स हो गई, ये सारी की सारी क्या होती है, आपकी नॉन मैटर के अंदर आती है, मतलब जिनका कोई मास नहीं होता है, सही है। अब देखो, अब बात आती है आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो आपके पास तीन टाइप की स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, एक होती है आपके पास सॉलिड स्टेट, एक होती है आपके पास लिक्विड स्टेट, एंड एक आती है आपके पास गैसियस स्टेट। और इन तीनों के बारे में जनरली हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं मास के बारे में, इनकी शेप के बारे में और इनकी वॉल्यूम के बारे में। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जनरली और मेन आपकी इन्हीं तीन के बारे में बात की जाती है कि किसकी शेप फिक्स होती है, किसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, एंड किसका मास फिक्स होता है, सही है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ मास की, तो आपका जो सॉलिड होता है ना, उसका मास क्या होता है, फिक्स होता है, एक निश्चित मास होता है उसका। जैसे ये जो पेन है, इसका जो मास है वो एकदम से फिक्स मास है, सही है। वैसे ही आपका जो लिक्विड होता है ना, इसका मास भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे मेरे पास 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, सही है। ऐसे ही आपकी जो गैसेज होती है, इनका भी जो मास होता है ना वो फिक्स होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है आपके पास शेप। अगर मैं शेप की बात करूँ तो जो सॉलिड की जो शेप होती है ना वो फिक्स होती है, शेप फिक्स है, इसकी चेंज नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे अगर वो पानी पानी की बोतल में है तो उसकी बोतल जैसे शेप हो जाएगी, अगर वो कोई और कंटेनर में है तो उसकी शेप अलग हो जाएगी, सही है। वहीं पे अगर मैं गैसेज की बात करती हूँ ना, तो उनकी जो शेप होती है वो भी फिक्स नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास वॉल्यूम। यही तो लिखा गया है यहाँ पे कि सॉलिड की जो शेप होती है वो निश्चित होती है, और लिक्विड की जो शेप होती है वो कंटेनर के अनुसार होती है, और गैसेज की जो शेप होती है ना वो भी कंटेनर के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट आती है आपके पास वॉल्यूम। तो अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है वो एकदम से फिक्स होती है, निश्चित होती है। ऐसे लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो भी निश्चित होती है, लेकिन आपकी जो गैसेज होती है इसकी वॉल्यूम अनिश्चित होती है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास कि आप जो स्टेट्स ऑफ मैटर डिफाइन कर रहे हो, ये जनरली दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग कर रहे हो। वो दो कंडीशंस आपके पास कौन सी है, एक आती है आपके पास इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड एक आती है आपके पास थर्मल एनर्जी, सही है। अगर मैं इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल की बात करूँ, तो वो क्या होता है, वो ऐसा आकर्षण बल होता है जो पार्टिकल्स को पास पास में लेके आते हैं। आपका जो मैटर होता है ना वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे ये जो पेन है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, आपका जो पानी है वो भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। ऐसे ही आपकी जो गैसेज होती है ना उनके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर डिफाइन करने के लिए आपके पास दो टाइप की कंडीशन आती है, जिसके अंदर फर्स्ट होती है आपकी इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम इसकी बात करते हैं ना, तो ये ऐसी अट्रैक्शन फोर्स होती है जो आपके पार्टिकल्स को पास पास लेके आती है, सही है। नेक्स्ट आती है आपके पास थर्मल एनर्जी। अगर मैं थर्मल एनर्जी की बात करूँ तो ये एक ऐसी एनर्जी होती है, वैसे थर्मल एनर्जी का डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट मतलब थर्मोडाइनमिक्स में करते हैं, लेकिन यहाँ पे बस हमारे काम की बात इतनी ही है कि थर्मल एनर्जी जो होती है वो पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाने का काम करती है, सही है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल को पास पास में लेके आएगी, थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स को दूर दूर लेके जाएगी, सही है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ
यहाँ पे कि आपके जो इंट्रामोलिकुलर, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है जिसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और आपकी थर्मल एनर्जी कम है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब आपके जो पार्टिकल्स है वो पास पास ज़्यादा आएंगे और उनको दूर करने वाली एनर्जी कम होगी। सही है, तो सिंपल सी बात है, अगर दूर करने वाली कम है, पास लाने वाली एनर्जी ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है आपके जो पार्टिकल्स है वो पास पास ही रहेंगे। सही है, और सबसे ज़्यादा पास पास पार्टिकल्स किसके होते हैं? सॉलिड के होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स भी पास पास होते हैं, लेकिन उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं गैसेज की, तो गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। सही है, तो अगर आपकी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा और थर्मल एनर्जी बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि आपके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा पास पास है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन होती है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एंड थर्मल एनर्जी कम है, तो वो क्या हो गई? आपकी सॉलिड स्टेट हो गई। और अगर आपकी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी दोनों इक्वल इक्वल हो जाए, तो वो क्या हो गई? आपकी लिक्विड स्टेट हो गई। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन फोर्स आपकी कम है और थर्मल एनर्जी आपकी ज्यादा है, पास पास करने वाली जो फोर्स है वो कम है और दूर दूर ले जाने वाली जो एनर्जी है वो ज्यादा है, तो वहां पे आपकी गैसेस स्टेट आ जाती है। सही है, चलो नेक्स्ट, मतलब जनरली हम लोग तीन ही टाइप की स्टेट करते हैं, लिक्विड, सॉरी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन आपके पास दो और आती है, प्लाज्मा एंड बॉन्ड बोस आइंस्टाइन। सही है, तो अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करते हैं, तो अगर हम लोग गैसेज को भी हीट कर दें, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं आपके पास लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। सही है, जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं तो आपके पास लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो आपके पास गैस का फॉर्मेशन होता है, और जब हम लोग गैस को भी हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है? प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो जाता है। जिसके एग्जाम्पल ये रहे आपके पास, फ्लोरोसेंट लाइट हो गई, आपकी सोलर वाइंड हो गई, न्यूक्लियर फायरबॉल हो गई। सही है, बहुत सारे एग्जांपल है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेट आती है आपके पास, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, अगर हम लोग गैसेज को गैसेज को अगर हम लोग ठंडा करते हैं, उनको कूल करते हैं, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है? लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग लिक्विड को कूल करते हैं तो आपके पास सॉलिड स्टेट आ जाती है, और जब हम लोग सॉलिड को भी कूल कर देते हैं ना तो आपके पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या फिर आपकी बीईसी स्टेट आ जाती है। सही है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जब हम लोग प्लाज्मा को कूल करते हैं आपके पास गैसियस स्टेट आ जाती है। जब हम लोग गैसियस स्टेट को कूल करते हैं आपके पास लिक्विड स्टेट आ जाती है, और जब हम लोग इससे कूल करते हैं तो आपके पास सॉलिड आ जाती है, एंड जब हम लोग सॉलिड को भी कूल करते हैं, उसको भी ठंडा करते हैं, तो आपके पास बीईसी आ जाती है। सही है, चलो, हाँ लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अगर हम लोग गर्म करते हैं, मतलब बीईसी को गर्म करेंगे आपके पास ठोस का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉलिड को गर्म करेंगे लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लिक्विड को गर्म करेंगे गैसियस स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको गर्म करेंगे आपके पास प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब हम प्लाज्मा को कूल करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, आपके पास गैसियस स्टेट आ जाएगी। जब हम गैसियस स्टेट को कूल करेंगे आपके पास लिक्विड स्टेट आ जाएगी, लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे आपके पास सॉलिड स्टेट आ जाएगी, एंड जब हम लोग सॉलिड स्टेट को कूल करेंगे तो आपके पास बीईसी आ जाएगी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आ जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट आता है आपके पास, ये कुछ कुछ बातें आती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के लिए, फटाफट से देख लेते हैं। अगर हम लोग आकार या फिर शेप की बात करते हैं तो पता है हमें, ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, लिक्विड का अनिश्चित होता है और गैस का अनिश्चित होता है। सही है, ये बातें तो हमने कर ली है आकार की और आयतन की। सही है, अगर मैं फ्लो की बात करूँ तो आपको पता है सॉलिड के अंदर बहने का, फ्लो का मतलब होता है बहने का गुण, सॉलिड के अंदर बहने का गुण नहीं पाया जाता, लिक्विड के अंदर फ्लो का कैरेक्टर पाया जाता है, एंड गैसेस स्टेट के अंदर भी पाया जाता है। सही है, तो मैं बोल सकती हूँ कि सॉलिड के अंदर बहने का गुण नहीं पाया जाता है, फिर फ्लो नहीं होता है, लिक्विड में फ्लो होता है और आपकी गैसेस के अंदर फ्लो होता है। सही है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है वो निश्चित होती है, लिक्विड की भी निश्चित होती है, लेकिन जो आपकी गैसेस होती है उनकी वॉल्यूम निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, पता है हमको ये बात। सही है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ दृढ़ता की, तो आपका जो सॉलिड होता है ना वो सबसे ज्यादा दृढ़ होता है, सबसे ज्यादा रिजिड होता है, लिक्विड जो होता है वो बहुत ही कम होता है, मध्यम बोल सकते हो आप, एंड आपकी जो गैसेस स्टेट होती है ना तो वो तो बिल्कुल भी कठोर नहीं होती है, बिल्कुल भी दृढ़ नहीं होती है। सही है, नेक्स्ट आता है आपके पास अंतराण्विक बल। तो अगर हम लोग अंतराण्विक बल की बात करें तो आपका सॉलिड जो होता है उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब अंतराण्विक बल, और आपका जो लिक्विड होता है उसमें थोड़े मीडियम होते हैं, एंड अगर हम लोग बात करते हैं गैसेज की तो उसमें बहुत कम होते हैं आपके इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन या फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास विसरण। तो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो सॉलिड में बिल्कुल नहीं होती है। सही है, नेक्स्ट आता है आपके पास लिक्विड। तो लिक्विड में होती है लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते, ज्यादा नहीं होती है, बीच किसी होती है। सही है, लेकिन गैसेज के अंदर डिफ्यूजन बहुत ज्यादा पाया जाता है। सही है, गैस के अंदर डिफ्यूजन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास संपीड्यता या फिर कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो क्या हम लोग सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? क्या हम लोग सॉलिड को संपीड़ित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम लोग लिक्विड को कर सकते हैं? हाँ, काफी हद तक कर सकते हैं। क्या हम लोग गैसेज को
कंप्रेस कर सकते हैं, हाँ भाई गैसेज को हम लोग अच्छे तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, सही है। तो संपीड्यता का जो गुण है वो ठोस में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है एंड गैस में बहुत कम, सॉरी, संपीड्यता का जो गुण है वो ठोस में नहीं पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है एंड आपकी गैसेस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्मल एनर्जी। अगर मैं थर्मल एनर्जी की बात करती हूँ तो सॉलिड की जो थर्मल एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, आपका जो लिक्विड होता है उसमें मीडियम होती है, और गैसेज के अंदर जो थर्मल एनर्जी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, सही है। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास डेंसिटी। तो डेंसिटी का तो सभी को पता है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की बीच की होती है एंड गैसेज की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास मोशन। तो आपके जो सॉलिड होते हैं ना उनके अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन पाया जाता है, सही है, सिर्फ कंपन गति पाई जाती है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कंपन पाया जाता है। ऐसे ही अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड के अंदर आपका वाइब्रेशनल भी पाया जाता है और साथ में ट्रांसलेशनल जो एनर्जी है वो भी पाई जाती है इसके अंदर, सही है। तो इसके अंदर कंपन और स्थानांतरण दोनों गति पाई जाती है। ऐसे ही अगर मैं गैसेज की बात करूँ तो गैसेज में आपकी वाइब्रेशनल भी पाई जाती है, ट्रांसलेशनल भी पाई जाती है और आपकी रोटेशनल मोशन जो होता है वो भी पाया जाता है, सही है। मतलब आपका कंपन, स्थानांतरण एंड घूर्णन तीनों के तीनों पाए जाते हैं। अब आपका जो पदार्थ होता है उसको बल्क प्रॉपर्टीज के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आता है आपके पास मिक्सचर, एक आता है आपके पास प्योर कंपोनेंट, सही है। एक आता है आपके पास मिक्सचर, एक आता है आपके पास प्योर कंपोनेंट। अगर मैं मिक्सचर की बात करती हूँ तो इसके अंदर आपके पास होमोजेनस मिक्सचर आता है, मतलब आपका समांगी मिश्रण आता है, और एक आता है आपका विसमांगी मिश्रण जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, ऐसे ही आपके जो प्योर कंपोनेंट होते हैं इसमें आपके एलिमेंट आते हैं और इसमें एक आते हैं आपके कंपाउंड। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं मिक्सचर की बात करूँ तो मिक्सचर का जो पहली बात, मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, सिंपल सी बात है। अगर आपको किसी चीज का मिक्सचर अगर आपको किसी चीज का मिश्रण बनाना है तो आपको दो या दो से अधिक पदार्थ तो उसमें डालने पड़ेंगे। जैसे आपको चाय बनानी है तो चाय क्या हो गया, एक तरीके का मिश्रण हो गया, एक तरीके का मिक्सचर हो गया, जिसमें आप पानी डालते हो, दूध डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, अदरक डालते हो, सही है, बहुत सारी चीजें डालते हो। मुझे तो चाय पसंद नहीं है, सही है, लेकिन फिर भी मुझे पता है, सही है। तो वो क्या हो गया आपका, एक तरीके से मिक्सचर हो गया, सही है। तो मिक्सचर क्या होता है आपका, दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं मिक्सचर के अंदर। दूसरी बात, मिश्रण का जो संयोजन होता है ना वो निश्चित नहीं होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपका चाय जो है वो एक तरीके से मिश्रण है, लेकिन जरूरी नहीं है कि चाय जो है वो हर जगह पे एक ही हो। जैसे यहाँ पे जो चाय बन रही है उसके अंदर जस्ट सपोज कि किसी को चीनी डालना पसंद नहीं है, किसी को फीकी चाय पसंद है तो वो फीकी चाय पिएगा, सही है। दूसरी जगह पे कोई चाय बन रही है वो एकदम मसालेदार चाय बन रही है, वहीं पे तीसरी जगह पे जो चाय बन रही है उसमें दूध ही नहीं डाला जा रहा, सही है। ऐसे ऐसे कुछ चाय जो होती है ना वो भी अलग अलग तरीके की होती है। मतलब चाय आपका एक एक मिश्रण हो गया, उसका नाम चाय है लेकिन अलग अलग जगह पे उसका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिश्रण का जो कंपोजिशन होता है ना वो निश्चित नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इसके एग्जांपल हो गए मैगी, चाय, कॉफी, चीनी का पानी, जो भी आपको पसंद है खाने में वो सारी चीजें, सही है। नेक्स्ट आता है आपके पास होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें जो कंपोनेंट होते हैं उनका जो संयोजन है वो अगर एक समान है, सही है, हर जगह पे एक समान है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास ऐसे करके कोई गिलास है, सही है, ये आपके ओहो ये आपके पास ऐसे करके कोई गिलास है, सही है, और इसके अंदर आपके पास पानी है, सही है। इसके अंदर आपके पास ऐसे पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, और इसके अंदर आपने क्या डाल दी, चीनी डाल दी, सही है। जब आप पानी में चीनी मिक्स करते हो तो वो यूनिफॉर्म रूप से मिक्स होती है, एक समान रूप से मिक्स होती है। उसके बाद आप सैंपल ले रहे हो, एक सैंपल आपने यहाँ से लिया, ये हो गया आपका सैंपल 1, सैंपल 1। एंड ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक सैंपल आपने ग्लास के बीच से ले लिया तो ये क्या हो गया आपका सैंपल 2 हो गया, और एक जो सैंपल है वो आपने नीचे नीचे से ले लिया, सही है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका सैंपल 3 हो गया। और अगर मैं इन तीनों सैंपल को चेक करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसका जो कंपोजिशन है वो एकदम से सेम है। मतलब यहाँ से आप जो पानी ले रहे हो ना वहाँ पे आपका पानी और चीनी इक्वल इक्वल है, यहाँ पे आपकी यहाँ पे भी आपकी चीनी जो है वो उतनी ही है, और यहाँ पे भी आपकी जो चीनी है वो उतनी ही है। मतलब आपकी जो चीनी है पूरे गिलास के अंदर एक समान रूप से आ गई है, मतलब एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे चीनी प्लस पानी, अगर आप पानी में चीनी मिलाते हो तो वो यूनिफॉर्म रूप से उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसके अंदर मिक्स हो जाती है। ऐसे ही आपका नमक प्लस पानी, अगर आप पानी में नमक मिलाते हो तो वो भी पूरा का पूरा उसके अंदर मिक्स हो जाता है, हम अलग ही नहीं कर सकते। फिर हम नहीं बोल सकते कि नीचे आपका जो नमक है वो ज़्यादा है, बीच में नमक थोड़ा कम हो गया, सरफेस पे नमक और भी कम हो गया, नहीं बोल सकते। पानी का जो पूरा ग्लास है उसके अंदर समान रूप से आपका नमक है, नीचे वाले पानी में भी उतना ही है और बीच वाले में भी उतना ही है और आपके ऊपर वाले में भी उतना ही है, सही है। नेक्स्ट आता है आपके पास हेट्रोजिनस मिक्सचर। हेट्रोजिनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कंपोनेंट का जो संयोजन होता है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, एक समान रूप से नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास ये कोई पानी का ग्लास है,
सही है। यहाँ पे आपके पास पानी है, वही आपका सेम टू सेम पानी है। सही है। इस बार आप क्या डाल रहे हो, इसमें मिट्टी के पार्टिकल्स डाल रहे हो। सही है। अगर आप डालोगे इसके अंदर मिट्टी, तो यहाँ पे ये जो मिट्टी होती है वो थोड़ी देर तो चलो रहेगी पानी के अंदर, लेकिन उसके बाद ये नीचे आ जाती है। सही है। उसके बाद अगर हम सैंपल लेते हैं, अगर मैंने यहाँ से पानी लिया तो यहाँ पे तो बहुत कम मिट्टी मिलेगी आपको, लेकिन वहीं पे अगर मैंने यहाँ से कोई सैंपल लिया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी मिलेगी। अब मिक्सचर तो आपका वही है, मिक्सचर तो आपका वही है, लेकिन मिट्टी की जो अमाउंट है यहाँ पे आपको ज्यादा मिल रही, सॉरी यहाँ पे आपको कम मिल रही है और यहाँ पे आपको ज्यादा मिल रही है। मतलब आपका जो मिक्सचर है ना उसके अंदर मिट्टी समान रूप से वितरित नहीं है, अलग अलग तरीके से। यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, कहीं पे कम है तो कहीं पे कम है तो कहीं पे ज्यादा है। और अगर आपके पास ऐसा मिक्सचर होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल हो गया रेत प्लस नमक, आपके पास पेट्रोल प्लस पानी, एंड आपके पास चाक प्लस पानी, खून, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको पसंद आए वो ले सकते हो आप। सही है। ये तो थे आपके मिक्सचर। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ओके। नेक्स्ट आते हैं आपके पास प्योर कंपोनेंट, और प्योर कंपोनेंट में सबसे पहले आता है आपके पास एलिमेंट। सही है। तो एलिमेंट जो होते हैं वो ऐसे प्योर कंपोनेंट होते हैं या फिर ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही टाइप के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सही है। एक ही टाइप के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका N2 हो गया, जैसे आपके पास O2 हो गया, जैसे आपके पास H2 हो गया, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे या फिर आपके तत्व बोलेंगे। इसी के साथ आपके ऐसे एटम जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाने का मतलब उनको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका जो हीलियम होता है नेचर के अंदर, अगर आप हीलियम को देखोगे तो ये सिर्फ अकेला पाया जाएगा, ऐसा नहीं है हाइड्रोजन की तरह। हाइड्रोजन जो होता है कभी अकेला पाया ही नहीं जाता, ये हमेशा दूसरे हाइड्रोजन के साथ ही प्रेजेंट होता है, मतलब इसे किसी ना किसी की कंपनी चाहिए। लेकिन आपका जो हीलियम होता है ना, ये अकेले भी रह सकता है आराम से, ये स्वतंत्र रूप से रह सकता है। सही है। तो ऐसे एटम जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं उन्हें भी हम लोग किसकी कैटेगरी में रखते हैं, एलिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। सही है। तो ऐसे करके आपके जो एलिमेंट होते हैं वो फर्दर तीन टाइप के होते हैं। एकल परमाणु तत्व है, एकल परमाणु तत्व का मतलब ऐसे एटम जो फ्री स्टेट में मतलब स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। सही है। उनको किसी की जरूरत नहीं है, उनको भी हम लोग क्या मानते हैं, एलिमेंट मानते हैं। जैसे आपका हीलियम हो गया, नियोन हो गया, Ar Au Ag कॉपर। सही है। ये सारे हो गए। ऐसे नेक्स्ट आते हैं आपके पास द्विपरमाणविक अणु, मतलब ऐसे अणु जो दो का ग्रुप बना के रहते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, O2 गैस हो गई। सही है। जैसे देखो H2 N2 O2 Cl2 F2, ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके एलिमेंट हो गए। सभी के अंदर एटम सेम है। सही है। और ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूँ त्रिपरमाणविक अणु के, तो इसके अंदर आपका जो मोलिक्यूल होगा उसके अंदर जो एटम होंगे वो कितने होंगे, तीन एटम प्रेजेंट होंगे, लेकिन हाँ तीनों एटम सेम होने चाहिए तभी हम उसे एलिमेंट बोलेंगे। सही है। तो ये होते हैं आपके एलिमेंट्स। अब अगर मैं बात करूँ कंपाउंड की, तो कंपाउंड जो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है, आपका कंपाउंड बनता है। सही है। और कंपाउंड का जो मास रेशियो होता है वो फिक्स होता है। सही। कंपाउंड का जो मास रेशियो होता है वो फिक्स होता है। जैसे अगर मैं बात करूं H2O की, H2O क्या है आपका, एक तरीके से एक कंपाउंड ही है। सही है। और इसके अंदर मैं क्यों बोल रही हूँ कि इसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स रहता है, इसका मास रेशियो फिक्स रहता है। चाहे आप पानी कहीं से भी ले आओ, चाहे आप पानी कहीं से भी ले आओ, आपका जहां से मन हो वहां से ले आओ, उसके अंदर आपको दो हाइड्रोजन के साथ हमेशा एक ऑक्सीजन ही देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं मास रेशियो की, द्रव्यमान अनुपात की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन है तो 2:2। एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे आपको ये वाला रेशियो देखने को मिलेगा। सही है। हर पानी में, चाहे आप कहीं का भी पानी लेके आओ, उसमें 2:6 का मास रेशियो आपको देखने को मिलेगा। सही है। तो सिंपल सी बात है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मास रेशियो होता है ना वो फिक्स होता है। चाहे आप कहीं से भी लेके आओ, आपका जहां से मन हो वहां से लेके आओ, चाहे आप इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, कहाँ का भी पानी लेके आओ, उसका जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही होगा। उसके अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही रहेगा, और उसका मास रेशियो 2:16 ही रहेगा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। सही है। तो पहली लाइन तो यही है कि निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होते हैं ये। दूसरी बात कि इनको भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी है, पानी को आप छान रहे हो, फिर बोल रहे हो कि मैं पानी को छानूंगी तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है ऐसा। सही है। तो भौतिक विधि से या फिर क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड से आप लोग पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आउट आप इसे अलग कर सकते हो। जैसे आपने H2O की कोई केमिकल रिएक्शन करवाई, उससे आपका जो हाइड्रोजन है वो अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। सही है। तो ये अलग बातें होती है, लेकिन फिजिकल मेथड के द्वारा आप जो कंपाउंड होते हैं ना उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको अलग अलग नहीं कर सकते, उसके कंपोनेंट को अलग अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कि यौगिक अपने घटक तत्वों के भौतिक
गुण नहीं रखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना है, कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उनका गुण होता ही नहीं है उसके अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, सही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, ये किससे मिलकर बना है? ये सोडियम से मिलकर बना है, और एक ये क्लोरीन से मिलकर बना है। अगर मैं सोडियम की बात करती हूँ तो सोडियम जो होता है आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम जो होता है वेरी रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव होता है, सही है। वहीं पे अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो होता है ना वो जहरीला होता है, सही है। क्लोरीन जो होता है वो पॉइजनस होता है, क्लोरीन जो होता है वो पॉइजनस होता है, सही है। अब इन दोनों को मिला के क्या बना आपका? NaCl बन गया। और NaCl क्या होता है आपका? नॉर्मल साल्ट होता है। NaCl आपका नॉर्मल साल्ट होता है। मतलब NaCl बना किससे था? सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना था। लेकिन क्या इसमें पॉइजनस का करेक्टर है? नहीं है। इसमें क्लोरीन वाले गुण भी नहीं है और इसमें सोडियम वाले गुण भी नहीं है, सही है। तो आप कहने की बात यहाँ पे ये है, मतलब समझने की बात यहाँ पे ये है कि आपका कंपाउंड जिन भी एलिमेंट से मिलकर बना होता है ना, उसके कैरेक्टर उसके अंदर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने है, ये बना किसे था? सोडियम और क्लोरीन से था, लेकिन दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर नहीं होते हैं। तो यौगिक अपने घटक तत्वों के भौतिक गुण नहीं रखता है। यौगिक मतलब आपका कंपाउंड, सही है। चलो, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। चलो हाँ, ये आ गई ना आपके पास रिएक्शन। अगर हम लोग फिजिकल मेथड यूज करते हैं, वही आपका कि अगर आप पानी को छानोगे वो अलग नहीं होगा, वो पानी ही रहेगा, उसके अंदर H2 ही रहेगा। वहीं पे अगर आप H2 की केमिकल रिएक्शन करवा देते हो, सही है, H2 का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हो, तो ये टूट जाता है, फिर ये H2 और O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सही है। तो केमिकली आप इसे अलग अलग कर सकते हो केमिकल रिएक्शन के थ्रू आउट, लेकिन फिजिकल मेथड से आप इसे अलग अलग नहीं कर सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, सही है। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। तो ये तो आप लोग कर सकते हो। मिश्रण क्या होता है? उसके अंदर कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। आपका जो यौगिक होता है इसके अंदर कंपोजिशन फिक्स होता है, सिंपल सी बात है। मिश्रण जो होता है, कर लोगे यार, ये आप आराम से कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध तत्व है या फिर प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है? प्योर एलिमेंटल फॉर्म का मतलब होता है जो सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बना हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये तो नहीं है। पीतल, ब्रास, ये भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा आ गए। डायमंड, हाँ, डायमंड आपका कार्बन से मिलकर बना होता है, सही है। तो ये क्या हो गया आपका? प्योर एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपका हीरा। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास मोल, सही है। अब अगर मैं मोल की बात करूँ, तो मोल जो होता है ना वो एक तरीके से नंबर होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि आपको मार्केट से केले लेके आने हैं, तो आप क्या बोलोगे? उसे ऐसे थोड़ी बोलोगे कि मुझे 10 केले दो, या फिर मुझे 16 केले चाहिए, या फिर मुझे 12 केले चाहिए, ऐसे थोड़ी बोलोगे, नहीं। आप ऐसे बोलते हो कि मुझे 1 दर्जन केले चाहिए, सही है। अब 1 दर्जन केले का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर 12 केले आ गए, सही है। तो 1 दर्जन क्या हो गया? उसको डिफाइन करने के लिए एक नंबर हो गया। वैसे ही आपका जो मोल होता है ना, वो एक तरीके से नंबर ही होता है। मोल एक नंबर ही होता है, जो किसके बराबर होता है? आवागाद्रो संख्या के बराबर होता है। और वो कितनी होती है आपके पास? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। मोल एक नंबर होता है, यहाँ पे लिख लो कि मोल एक नंबर है, सही है। जो किसके बराबर होता है? आवागाद्रो नंबर के बराबर होता है। एंड आपका जो आवागाद्रो नंबर होता है ना, वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, तो यही रहेगा हमेशा, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको बोले कि 1 मोल एप्पल चाहिए मुझे, सही है। अगर कोई आपको बोले कि मुझे 1 मोल एप्पल चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उसे आप? बोलोगे तो क्या क्या दोगे आप उसे? आप उसे कितने एप्पल दोगे? तो आप उसे इतने एप्पल दोगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एप्पल आप उसे दोगे, सही है। तो अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है कि मेरे पास 1 मोल एप्पल है, तो इसका मतलब क्या है? उसके पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एप्पल है, सही है। तो मोल जो है ना, वो एटम, आपके जो मॉलिक्यूल्स है, इनके नंबर को डिफाइन करने का एक तरीका है। जैसे केले अगर हमको चाहिए, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक वैल्यू पुट कर रखी है कि 1 दर्जन के अंदर आपके 12 केले आते हैं, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं 1 दर्जन दे दो। अगर आपको दाल वगैरह चाहिए, तो आप बोलते हो 1 किलो दे दो, सही है। मतलब अलग अलग के लिए हम लोगों ने अलग अलग यूनिट डिफाइन कर रखी है। वैसे ही एक नंबर होता है आपके पास मोल। ओके, चलो, अब आती है आपके पास मोल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वही आपका कि आपके पास 1 मोल एप्पल है, इसका मतलब क्या हो गया? वैसे ही कुछ कुछ बातें हैं। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, अगर आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन है, अगर आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक परमाणु है,
सही है। ओनली ऑक्सीजन मतलब वो एक परमाणु है। अगर आपके पास O2 आ गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। और अगर आपको कोई बोले कि एक O2 मॉलिक्यूल में कितने परमाणु होते हैं, तो सिंपल सी बात है, एक O2 मॉलिक्यूल में मुझे दिखाई दे रहे हैं दो परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, O डबल बॉन्ड O, तो इसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, दो ऑक्सीजन एटम हो गए। तो मैं बोल सकती हूँ कि एक O2 मॉलिक्यूल में आपके दो ऑक्सीजन एटम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सही है, ये बात क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट आता है आपके पास कि आपको दे रखे है कि 2 मोल Cl2 अणु में कितने आपके Cl2 अणु प्रेजेंट है। 2 मोल, वही आपका 1 मोल एप्पल में कितने एप्पल प्रेजेंट है, वैसे ही 1 मोल Cl, सॉरी 2 मोल Cl2 अणु में आपके कितने मोल Cl2 अणु प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, 2 को 6.022 इंटू 10 की पावर 23, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2Na Cl2 अणु आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे। सही है, ये Na है, ऐसे लिखा जाएगा, ये ऊपर भी यही लिखा हुआ है ना, Na। चलो, आई होप ये वाली बात आपको क्लियर है। अब देखो, एक Cl2 अणु में दो क्लोरीन एटम प्रेजेंट होते हैं। ये आपका यूनिटरी मेथड होता है एक तरीके से, कि अगर एक के अंदर दो प्रेजेंट है तो दो के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, चार प्रेजेंट होंगे। आराम से आप लोग डिफाइन कर सकते हो। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 2NaCl2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सही है, 2Na आपके पास Cl2 अणु प्रेजेंट है, तो उसके अंदर कितने क्लोरीन परमाणु प्रेजेंट है, ये तो आपके अणु हो गए। अगर मैं बोल रही हूँ 2NaCl2 अणु के अंदर कितने आपके परमाणु प्रेजेंट है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक NaCl2 की बात करती हूँ, अगर मैं एक NaCl2 की बात करती हूँ, तो इसमें आपके दो Na क्लोरीन परमाणु प्रेजेंट है। ध्यान रखना, परमाणु और अणु दोनों में फर्क होता है। लास्ट में जाके कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है ना, वो इन्हीं के अंदर होता है। परमाणु आपका सिंगल एटम होता है, जैसे ऑक्सीजन अकेला है वो परमाणु हो गया, हाइड्रोजन अकेला है वो परमाणु हो गया। वहीं पे मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो आपका डबल एटम होता है। जैसे आपका O2 हो गया वो मॉलिक्यूल हो गया, N2 हो गया वो क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। एक तरीके से हम उन्हें एलिमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, उनको हम लोग मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। सही है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि एक NaCl2 मॉलिक्यूल के अंदर आपके कितने परमाणु प्रेजेंट है, तो दो Na क्लोरीन परमाणु आपके पास प्रेजेंट है। सही है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि दो Na क्लोरीन, हाँ, अब अगर मैं आपको ऐसे पूछती हूँ कि 2NaCl2 अणु के अंदर कितने क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे अगर एक के अंदर दो प्रेजेंट है तो दो के अंदर चार प्रेजेंट होंगे, तो 4Na क्लोरीन परमाणु इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, इतनी बात क्लियर है। और अगर मुझे इसे सोल्व करना है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2Na को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्लोरीन परमाणु, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। सही है। चलो, समझ गए। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, O3 अणुओं में ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हो, अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हो तो आप क्या करोगे, जो भी आपको नंबर दिया गया है, गिवन नंबर अपॉन उसे n से डिवाइड कर दिया करो। सही है। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है एक तरीके से, ये आपके पास से अच्छा सा लिखते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, सही है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, गिवन नंबर अपॉन आपका Na। सही है। अगर ऐसे करोगे ना तो आपके पास मोल आ जाएंगे। अब आपको बोला गया है कि O3 के 12.044 इंटू 10 की पावर 23 अणुओं में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं के मोलों की संख्या। आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, वो भी ऑक्सीजन परमाणु की, वो भी किसके अंदर प्रेजेंट है, इतने O3 अणुओं के अंदर प्रेजेंट है ये। सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, O3 के नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको ओजोन के नंबर ऑफ मोल नहीं दे रखे हैं, सही है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मेरे को O3 के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ O3, तो वो क्या हो जाएगा आपका, गिवन एंटिटीज या फिर आपका गिवन नंबर कितना है, आपके पास गिवन नंबर कितना है, 12.044 अपॉन, सॉरी, इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6 आवागाद्रो नंबर कितना होता है, 022 इंटू 10 की पावर 23। सही है। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो आपके पास ये आता है, ये लो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 मोल O3 अणु आपके पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब देखो, अब आपको पता है कि एक O3 अणु के अंदर आपके 3 ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं। हाँ, पता है हमको। एक O3 मॉलिक्यूल के अंदर या फिर अणु के अंदर आपके 3 ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं, दिखाई दे रहा है ना, 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है ना यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि 2O3 मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, तो सिंपल सी बात है, 6 ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे आपके पास है कि 2 मोल O3 अणु के अंदर कितने ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट होंगे। अगर 1 मोल O3 के अंदर आपके 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट है, 1 मोल O3 के अंदर
O3 अणु में आपके 3 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो आपको पूछा गया है, आपको मोल कितने दे रखे हैं, इसके 2 मोल दे रखे हैं, दे नहीं रखे हैं, हमने कैलकुलेट किए हैं, ये सही है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना दिया गया होगा, इतना सा, सही है। ये तो हमने कैलकुलेट किए हैं, तो हमने कैलकुलेट किया तो हमको पता चला कि 2 मोल O3 अणु के अंदर आपको अब परमाणु निकालने कि कितने मोल परमाणु होंगे। अगर 1 मोल में आपके 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट है, तो 2 मोल O3 अणु में आपके 6 मोल, 3 × 2 = 6 मोल ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन परमाणु आपके पास प्रेजेंट होंगे। आई होप कि ये सारी बात जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है आपका कुछ मास वास का चक्कर, सही है। यहाँ पे मास मास वगैरह निकालना होता है हमको। सबसे पहले आता है आपके पास एक्चुअल एटॉमिक मास। जब हम किसी भी एटम का जो मास लिखते हैं किसमें, ग्राम के अंदर, तो वो क्या होता है आपका एक्चुअल एटॉमिक मास होता है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का जो एक्चुअल एटॉमिक मास होता है ना, वो कितना होता है, 1 × 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ये एज ए रेफरेंस नंबर है। जब भी कैलकुलेट किया गया इनका मास तो पता चला कि ये इसके बराबर आ रहा है। जब हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट किया तो वो इतना आ रहा था, इसका इतना आ रहा था, इसका इतना आ रहा था, तो ये वाला जो नंबर है वो सभी के अंदर कॉमन आ रहा था, सही है। तो इसका जो एक्चुअल एटॉमिक मास होता है ना, वो इतना इतना होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपकी ये जो वैल्यू है 1.67 × 10⁻24 ग्राम, ये किसके बराबर होती है, ये 1 म्यू के बराबर होती है, सही है। इसे हम लोग 1 म्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो मैं कितना लिख सकती हूँ, 1 म्यू लिख सकती हूँ, क्योंकि इस वाले नंबर की जगह पे मैं म्यू लिख सकती हूँ, सही है। वैसे ही आपका ऑक्सीजन हो गया 16 इंटू, क्लोरीन का 35.5 इंटू ये, एंड इसका हो गया 23 म्यू, सही है। कर सकते हो ये आराम से। अब देखो, एक्चुअल एटॉमिक मास निकालने का एक तरीके से फॉर्मूला जनरेट हो गया। जब आप द्रव्यमान संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हो इस नंबर से, तो आपके पास क्या आ जाता है, एक्चुअल एटॉमिक मास आ जाता है, सही है। जैसे हमने यहाँ पे किया है। अगर मैं हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या की, या फिर अगर मैं इसके मास, हाइड्रोजन के मास की बात करती हूँ, कितना होता है आपके पास, 1 होता है। तो 1 को अगर हम लोग इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक्चुअल एटॉमिक मास आ जाएगा। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है। इसकी कितनी होती है, 35.5 होती है। और सोडियम की कितनी होती है, 23 होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपको अगर एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास ऐसे कुछ होगा। ओके चलो, हाँ, इनके बारे में कुछ कुछ बातें हैं कि अगर मैं म्यू की बात करूँ, 1 म्यू या फिर 1 AMU, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होती है। म्यू जो होता है एक तरीके से इसे इसे हम लोग बोलते क्या है, इसे बोला जाता है यूनिफाइड मास बोला जाता है, या फिर आप इसे एकीकृत द्रव्यमान भी बोल सकते हो। AMU जो होता है वो क्या होता है आपका, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ये पुराना वर्जन है, ये नया वाला वर्जन है। अब हम लोग ये यूज करते हैं। AMU बहुत कम यूज होता है, रेयर कंडीशन में यूज होता है, सही है। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, किसी परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान जो कार्बन 12 के समस्थानिक या फिर कार्बन 12 के समस्थानिक अपॉन 12, सही है। इसका मतलब ये है कार्बन 12 का परमाणु भार अपॉन 12 से कितना बड़ा है, से कितना भारी है, सही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हमने रेफरेंस तय कर दिया कि अगर आपको किसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कार्बन 12 के 12वें भाग से, कार्बन 12 के परमाणु भार के 12वें भाग से कितना ज्यादा हेवी है। वही क्या होगा उसका परमाणु भार होगा, सही है, सॉरी, रिलेटिव एटॉमिक प्रेशर होगा। ओके चलो, ये बात हो गई, कर सकते हो आप आराम से। अब आपका ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना, ये यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस होता है। क्यों, क्योंकि ये कुछ ऐसे होता है। अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करूँ तो अगर मुझे जस्ट सपोज कि मुझे ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना है, सही है। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल एटॉमिक मास अपॉन न्यू, सही है। तो इसका ऑक्सीजन का एक्चुअल एटॉमिक मास कितना होता है आपके पास, 16 न्यू होता है, सही है, अपॉन आपका ये टिक टिक, तो आपके पास कितना आ गया, 16 आ गया। मतलब आपका रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, सही है। चलो, अब आपके पास कुछ यहाँ पे एटम्स दिए गए हैं जिनके आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता होनी चाहिए। वैसे 1 से लेकर के 20 तक आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, या फिर आपको कोई बोले कि नियोन का परमाणु भार क्या होता है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो उसी के लिए ये लिस्ट है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है या फिर द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं हम लोग, इतनी इतनी होती है, इनकी इतनी इतनी होती है, याद कर लेना, काम आएगी आपके। देखो नेक्स्ट आता है आपके पास एवरेज
एटॉमिक मास। अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास की बात करती हूँ ना, तो ये आइसोटोप्स के लिए होता है। आइसोटोप्स के लिए होता है मतलब अब आपके पास कुछ नेचर के अंदर कुछ ऐसे एटम भी थे जिनके बहुत सारे आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूँ, तो कार्बन जो होता है वो कार्बन 12 के रूप में भी प्रेजेंट होता है, वो कार्बन 13 के रूप में भी प्रेजेंट होता है, वो कार्बन 14 के रूप में भी प्रेजेंट होता है। सही है, मतलब उसके तीन तीन आइसोटोप है। तो हम उसकी द्रव्यमान संख्या कैसे डिफाइन करें फिर? सही है, ऐसे ही आपका जो क्लोरीन है उसके भी दो दो आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या हम लोग कैसे डिफाइन करें? तो इसके लिए आपका नया टर्म आया एवरेज एटॉमिक मास। सही है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन है, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव क्लोरीन। अब क्लोरीन जो होता है ना, इसके भी दो आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं नेचर में। सही है, एक आता है आपके पास क्लोरीन 35, एक आता है आपके पास क्लोरीन 37, ये 17, ये 17। सही है, ऐसे करके आपके पास दो आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं क्लोरीन के। और अगर मैं बात करती हूँ नेचर में इनकी अबंडेंस की, अगर मैं बात करती हूँ नेचर में इनकी अबंडेंस की, इनकी प्राप्ति की, तो क्लोरीन 35 जो होता है ये प्रेजेंट होता है 75%, ये आपका 75% प्रेजेंट होता है, एंड ये वाला जो है ये प्रेजेंट होता है 25%। सही है, तो यहाँ पे आपका एवरेज एटॉमिक मास का क्या लेना देना है? तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सही है, एवरेज एटॉमिक मास आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? पूरा लिखो क्या, एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसका एकदम अच्छा सा फॉर्मूला आता है आपके पास, क्यूट सा, m1% प्लस m2% अपॉन m1 प्लस m2। सही है, ऐसे करके आपके पास फॉर्मूला आता है जिससे आप लोग एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। सही है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे m1 मतलब आपकी ये द्रव्यमान संख्या की बात हो रही है। m1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 35 है। तो 35 इंटू परसेंटेज का मतलब है, ओहो, परसेंटेज का मतलब है कि इसकी अबंडेंस कितनी है। तो यहाँ पे ये 75% प्रेजेंट है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 35 इंटू 75 प्लस m2 की वैल्यू, मतलब सेकंड वाले आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या कितनी है आपके पास? 37 है। तो यहाँ पे 37 इंटू इसकी अबंडेंस कितनी है? 25 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 25 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। ओहो, m1 कितना आपके पास? 75 है, नहीं, अपॉन 100 करते हैं। सही है, यहाँ पे आता है आपका 100। सही है, अब अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा आपके पास? अगर हम इसे सोल्व करते हैं, ये आता है आपके पास 35.5। सही है, तो ऐसे करके हम लोग एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं। चलो थ्योरी भी देख लेते हैं कि समस्थानिकों की खोज के बाद यह निष्कर्ष निकला कि एक ही तत्व प्रकृति में विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों के साथ उपस्थित हो सकता है। हाँ, हमें पता है ये बात, इसलिए ऐसे तत्वों के लिए औसत परमाणु द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है। जैसे क्लोरीन का जो हम लोग मास लिखते हैं, आपने नोटिस किया होगा, क्लोरीन का जो मास लिखते हैं ना हम लोग 35.5 ही लिखते हैं। क्लोरीन का मास कभी भी हम लोग 34 नहीं लिखते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। एंड मुझे पता है आपने स्कूल में तो अपने टीचर से पूछा नहीं होगा कि 35.5 क्यों लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया आपके पास क्लोरीन। ओके, अब चलो इस वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कॉपर का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या हो? ओहो, क्वेश्चन तो आपके पास ये है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कॉपर के दो समस्थानिक का आपके पास, एक ये वाला एक ये वाला, इनकी परसेंटेज अबंडेंस आपको दे रखी है। सही है, तो कॉपर का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। हाँ, कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, चलो करते हैं। आपके पास एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ पे ये एवरेज एटॉमिक मास है भाई, इसको एक्चुअल एटॉमिक मास मत समझ लेना, ये एवरेज एटॉमिक मास है। सही है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? m1% प्लस m2 परसेंटेज अपॉन आपका 100। सही है, अगर आप इसे सोल्व करते हो तो ये कितना आएगा आपके पास? m1 की वैल्यू, यहाँ पे ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये क्या होता है? आपका परमाणु क्रमांक होता है। और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, ये क्या होता है? आपका द्रव्यमान संख्या होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो मास होता है। सही है, तो m1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 63 है। इंटू परसेंटेज, कितना परसेंट है ये? 70% है। प्लस m2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 65 है। इंटू कितना परसेंट है ये? 30% है। अपॉन 100। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो आपके पास आई थिंक कितना आएगा आंसर? सोल्व करके देखिए क्या, चलो मैं एवरेज बता देती हूँ आपको, समथिंग समथिंग आपका ऑप्शन सी के समथिंग आपका आंसर आएगा, 63.6 आंसर आएगा। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 63.6 के समथिंग। ओके, चलो अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2।
ये क्या बोल रहा है कि बोरोन के दो स्थायी समस्थानिक आपके पास, एक तो ये और एक ये वाला। आवर्त सारणी में बोरोन का औसत परमाणु भार ज्ञात करो। सही है, आई होप कि पोज करके आप लोग ट्राई भी करोगे। देखो यहाँ पे कि आपको बोरोन का औसत परमाणु भार पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको एवरेज एटॉमिक मास ही पूछा गया है यहाँ पे। सही है, और एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या होता है, m1% प्लस m2% अपॉन आपका m1 प्लस m2, ओहो, अपॉन 100। सही है, अब अगर मैं इसे सोल्व करती हूँ, m1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 है, इनटू इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है आपके पास, 90 है, प्लस 11 इनटू 81 अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 100। अगर मैं इसे सोल्व करती हूँ तो ये आता है आपके पास समथिंग समथिंग 10.8 के समथिंग आता है। सही है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके चलो, नेक्स्ट आपके पास, आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, ये आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हो। सेम फॉर्मूला लगाना है आपको। चलो फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको फेरस के 3 समस्थानिक दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको फेरस के 3 समस्थानिक दे रखे हैं। सही है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m1% प्लस m2% प्लस m3% अपॉन 100। ओके, अब अगर मैं इसे सोल्व करती हूँ, m1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 54 है, इनटू इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है आपके पास, 5 है। सही है, ये इसकी है, ये इसकी ये वाली जो है वो इसकी है, और ये वाली जो है वो इसकी है। सही है, तो यहाँ पे 54 इंटू 5 प्लस ये क्या है आपके पास, 56 है, तो 56 इंटू 90 प्लस 57 इंटू 5 अपॉन 100। ओके, इसे आप लोग सोल्व कर लेना, जो आपका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू मी शायद यही आएगा, पर एक बार चेक कर लेना। 55.95 आई थिंक यही आएगा, पर फिर भी एक बार आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। सही है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपके पास ग्राम एटॉमिक मास। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ग्राम परमाणु द्रव्यमान को, ओके सही है, देखो जैसे आपको ये बोल रखा है कि 1 ग्राम एटम हीलियम का मास क्या होगा। सही है, ये आपको पूछा गया है। तो देखो जहां पे भी आपको ग्राम एटम वर्ड दिख जाए, जहां पे भी आपको ग्राम एटम वर्ड दिख जाए, जैसे यहाँ पे आपका ग्राम एटम है, सही है, तो इसको आप क्या मानोगे, इसे आप मानोगे मोल। ओके, जहां पे भी आपको ग्राम एटम दिख जाए इसका मतलब क्या होता है, मोल होता है। तो ग्राम एटम को आप किससे रिप्लेस करोगे, मोल से रिप्लेस करोगे। तो इस लाइन का मतलब क्या है एक तरीके से, कि 1 मोल हीलियम का मास क्या होगा, इसका मतलब यही है। सही है, तो 1 मोल हीलियम का मास कितना होता है, 4 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम एटम हीलियम का मास भी कितना होगा आपके पास, 4 ग्राम होगा। ओके, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ नहीं है, बस एकदम से इजी बात है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा आपको कि Na के 3 ग्राम एटम में Na परमाणुओं के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सही है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मोल लिख सकती हूँ। मतलब आपको क्या पूछा गया है कि Na के 3 मोल में सोडियम परमाणुओं की संख्या। सिंपल सी बात है, 1 मोल सोडियम में 1 मोल Na प्रेजेंट होगा। अरे मतलब इसके अंदर तो दिमाग लगाना ही नहीं था, 1 मोल सोडियम है आपके पास, तो इसमें आपके पास सिंपल सी बात है 1 मोल Na एटम प्रेजेंट होगा। ओके, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अब आपको दिया गया है कि 3 मोल आपके पास सोडियम है, 3 मोल सोडियम दे रखा, आपको बोला गया है कि इसके अंदर कितने मोल Na एटम प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ये आपके एटम है, सही है, कितने मोल Na एटम प्रेजेंट होंगे। अगर एक के अंदर एक प्रेजेंट होता है तो 3 के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, 3 मोल Na एटम प्रेजेंट होंगे। ओके, सिंपल सी बात है, मतलब कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। एक के अंदर अगर एक प्रेजेंट होता है तो 3 के अंदर 3 ही तो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर होगा आपका 3 मोल Na एटम। मतलब कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं। चलो नेक्स्ट आपके पास एक परमाणु में कितने ग्राम एटम्स होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक परमाणु में कितने ग्राम एटम होते हैं। सही है, तो अगर मैं बात करूं ग्राम एटम को तो मैं मोल से रिप्लेस कर सकती हूँ। ग्राम एटम जहां पे भी दिख जाए ना उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया करो। अगर मैं 1 मोल की बात करती हूँ, अगर मैं 1 मोल की बात करती हूँ तो 1 मोल में आपके कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। वही बात कि 1 दर्जन में आपके कितने केले प्रेजेंट होते हैं, 12 केले प्रेजेंट होते हैं। तो 1 मोल में आपके कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, Na एटम प्रेजेंट होते हैं। सही है,
एक मोल में आपके Na एटम प्रेजेंट होते हैं। सही है। अब आपको पूछा गया है कि एक परमाणु में कितने मोल होंगे। सही है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक एटम है आपके पास, एक एटम है आपके पास, उसमें आपके कितने मोल प्रेजेंट होंगे। तो मैं इसे अक्स मान सकती हूँ और यही है आपका यूनिटरी मेथड। इसे मैं बोल सकती हूँ कि अगर एक मोल में एन एटम प्रेजेंट है तो एक एटम जो है वो अक्स मोल में प्रेजेंट होगा, या फिर अक्स ग्राम। ग्राम एटम तो भूल जाओ आप, ग्राम एटम की जगह पे हम लोग मोल ही बोलेंगे और वो होता भी एक्चुअल में मोल ही है। सही है। तो मैं बोल सकती हूँ कि एक एटम में आपके अक्स मोल प्रेजेंट है, सॉरी एक एटम जो है वो अक्स मोल में प्रेजेंट है। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, अक्स इंटू एन ए इक्वल टू 1। सही है। लेकिन हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल ही तो निकालने हैं कि एक एटम कितने मोल में प्रेजेंट होगा, यही तो निकालना है हमको। ओ सॉरी, एक एटम में कितने आपके मोल प्रेजेंट होंगे, यही तो हमको निकालना है। सही है। तो यहाँ से कर सकते हैं इसे सोल्व। अक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/Na। सही है। चलो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके चलो, ग्राम आणविक द्रव्यमान को एक मिनट रो। ओके चलो, जैसे देखो आपके पास था ग्राम एटॉमिक मास, वैसे ही आता आपका ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम एटॉमिक मास जो सिर्फ एटम्स के लिए डिफाइन हो रहा था, ग्राम मोलिकुलर मास जो मोलिक्यूल्स के लिए डिफाइन होगा। सही है। जैसे अगर आपको कोई ऐसे बोले कि 1 ग्राम मोलिक्यूल, मोलिक्यूल O2 का मास क्या होगा। सही है। अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है तो इसको आप किससे रिप्लेस करोगे, मोल से रिप्लेस करोगे। जैसे ग्राम एटम को आप लोग मोल से रिप्लेस कर रहे थे, वैसे ग्राम मोलिक्यूल को भी आप किससे रिप्लेस करोगे, एटम से रिप्लेस कर दोगे। सही है। तो यहाँ ओ सॉरी मोल से रिप्लेस कर दोगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 मोल O2 का मास। सही। और 1 मोल O2 का मास कितना होता है, 32 ग्राम होता है। 1 मोल O2 अणु का मास कितना आता है आपके पास, 32 ग्राम आता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि 1 ग्राम मोलिक्यूल O2 का मास भी आपके पास कितना होगा, 32 ग्राम होगा। ओके सिंपल सी बात है एकदम। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास O3 अणु के 3 ग्राम मोलिक्यूल का द्रव्यमान क्या होगा। सही है। ये पूछा गया आपको कि 3 ग्राम मोलिक्यूल O3 का द्रव्यमान। हेलो, अभी मैं क्लास में हूँ, बात में करूँगी ना। ओके चलो देखो यहाँ पे तीन, जैसे क्या दिया गया आपको, ये क्वेश्चन दिया गया है कि O3 अणु के 3 ग्राम मोलिक्यूल का द्रव्यमान ज्ञात करो। सही है। तो 3 ग्राम मोलिक्यूल O3 आपके पास प्रेजेंट है। सही है। O3 का मास आपको पूछा गया है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, सिंपल सी बात है, ग्राम मोलिक्यूल को आप किससे रिप्लेस कर देते हो, मोल से रिप्लेस कर देते हो। तो ये क्या हो गया आपके पास, 3 मोल O3 का मास। 3 मोल O3 मोलिक्यूल का मास क्या होगा आपके पास। सही है। तो कितना होगा, 1 मोल O3 का, देखो यहाँ पे अगर मैं 1 मोल O3 की बात करती हूँ, 1 मोल O3 का मास कितना आता है आपके पास, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे आपके पास 3 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, 16 × 3 इक्वल टू 48 ग्राम। सही है। तो 3 मोल O3 का जो मास आता है वो कितना आ रहा है आपके पास, 48 ग्राम आ रखा है। आपको पूछा गया है यहाँ पे कि 3 मोल O3 का मास क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। सही है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 48 × 3, ये तो कॉमन सेंस वाला है, तो यहाँ से ये आएगा आपके पास 140, 8 3 × 24, 4 4 3 2 12 एंड 13 एंड 14, हाँ 144 ग्राम। सही है। तो 3 मोल O3 का मास कितना आएगा आपके पास, 144 ग्राम आएगा। ओके कर सकते हो आराम से, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास पदार्थ की अवस्थाएं। अब देखो अगर हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ के आए हैं, वापस नहीं पढ़ा रही, लेकिन हाँ कुछ कुछ बातें आती है इसके अंदर कि अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, यहाँ पे आपके पास एक और फॉर्मूला आता है कि अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है आपके पास, गिवन मास अपॉन आपका मोलर मास। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ बताओ आप कि 48 ग्राम O2 में कितने मोल प्रेजेंट है, या फिर अगर आपको कोई ऐसे बोल दे कि 48 ग्राम O2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, सिंपल सी बात है, कैसे ज्ञात करोगे, फॉर्मूला अपने पास है ही, नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालते हैं, गिवन मास, नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालते हैं, गिवन मास कितना दे रखा है आपको, 48 ग्राम दे रखा है, अपॉन आपका मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, O2 का कितना होता है, 32 होता है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे
एट सिक्स 48 ही होता है ना। टिक टिक टू, तो यहाँ से आपके पास, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। एक काम करो, इसे 46 कर लो, कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। सही है, यहाँ पे अगर मैं 46 करती हूँ तो भी कैसे ही होगी यार। एक मिनट रुको, थोड़ा सा पॉइंट में नहीं चाहिए हमको, अच्छा खासा आंसर चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आपको मैं बोल रही हूँ कि 64 ग्राम, ये वाला नंबर ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ कि 64 ग्राम O2 में कितने मोल है, या फिर 64 ग्राम O2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कर सकते हो आप, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ मोल निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन आपका मोलर मास है। ये गिवन मास कितना आपका 64 है, और ऑक्सीजन का O2 का मोलर मास कितना होता है 32 होता है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे ये कितना आएगा आपके पास 2 मोल आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 64 ग्राम O2 में कितने मोल प्रेजेंट है, आपके 2 मोल प्रेजेंट है। सही है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, सॉलिड की बात करती हूँ, तो सॉलिड का हम लोग मास डिफाइन कर सकते हैं। सही है, इसका मास डिफाइन होता है, मतलब जनरली हम लोग जब सॉलिड की बात करते हैं ना तो ग्राम में ही करते हैं। इसका मास डिफाइन होता है, कभी भी हम लोग वॉल्यूम से डिफाइन नहीं करते हैं सॉलिड को। लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड जो होता है ना इसकी वॉल्यूम डिफाइन होती है। इसकी वॉल्यूम जो होती है ना वो डिफाइन होती है। सही है, मतलब कई बार आपको ऐसे दे दिया जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने होंगे और आपको लिक्विड की वॉल्यूम दे दी जाएगी। अब नंबर ऑफ मोल निकालने का तो अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन आपका मोलर मास। अब गिवन मास आपको दिया गया ही नहीं है, आपको सिर्फ वॉल्यूम दे रखी है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। सही है, तो वहां पे आपके लिक्विड की जो वॉल्यूम है ना वो काम में आएगी। कैसे, जैसे अगर मैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की बात करूं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ का घनत्व है। आपकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास पर वॉल्यूम होती है। सही है, मास पर वॉल्यूम होती है, यही तो होती है आपकी डेंसिटी। तो यहाँ से अगर मेरे को मास कैलकुलेट करना हो, यहाँ से अगर मुझे मास कैलकुलेट करना हो, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, एंड अगर आप ऐसे करके मास निकाल सकते हो, फिर इनकी यूनिट भी देख लेते हैं। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर एमएल होती है, इनटू वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, एमएल होती है। एमएल से एमएल कैंसिल आउट, मतलब आपके मास की यूनिट क्या आएगी आपके पास, ग्राम ही आएगी। तो इसकी टेंशन तो आप मत लेना। अब चलो नेक्स्ट आती है आपके पास कि एक और बात, मतलब न्यूमेरिकल में आपके काम आती है कि H2O की जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी ऑफ H2O, डेंसिटी ऑफ H2O, वो वैसे ये बात आपको पता होनी चाहिए, हमेशा याद रखना ये बात। तो H2O की जो डेंसिटी होती है वो आती है आपके पास 1 ग्राम पर ml। सही है, ये वाली डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए। तो अगर आपके पास लिक्विड दे रखा है और उसकी वॉल्यूम दे रखी है, फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाए, तो आप लोग फिर इस वाले फॉर्मूला से आप मास निकाल सकते हो, और मास निकालने के बाद आप नंबर ऑफ मोल तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सही है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखो आपके पास 36 ml पानी है, इसमें उपस्थित मोलों की संख्या आपको याद करनी है। सही है, इसमें उपस्थित मोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलो करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको दिया गया है नंबर ऑफ मोल, हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो होता है आपका फॉर्मूला। अब इसके लिए हमको गिवन मास भी चाहिए और हमको मोलर मास भी चाहिए। तो देखो किसकी पूछी है आपको, पानी की पानी के अंदर मोलों की संख्या पूछी है। अब पानी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, H2O होता है। H2O का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है 2 × 1, एक हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे ये कितना आएगा आपके पास 18 आएगा। तो H2O का जो मोलर मास है वो कितना आ गया आपके पास 18 आ गया। सही है, तो मोलर मास तो आपके पास आ गया, लेकिन हमको और क्या चाहिए, हमको वॉल्यूम सॉरी गिवन मास भी तो चाहिए। तो हमको गिवन वॉल्यूम दे रखी है, हमको वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम से हमको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मास कैलकुलेट करती हूँ, मास क्या होता है आपका, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी कितनी होती है पानी की, 1 ग्राम पर ml होती है, तो यहाँ से 1 ग्राम पर ml इंटू एम एल के एम एल वो इंटू 36 ml, ml से ml कैंसिल आउट, यहाँ से ये आएगा आपके पास 36 ग्राम। तो गिवन मास कितना है आपके पास 36 ग्राम में, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ मोल कितने आ गए आपके पास 36/18 इक्वल टू, से सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 मोल। सही है, तो मतलब अगर आपको वॉल्यूम दे रखी हो तो भी आप लोग उसके अंदर नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, वॉल्यूम से आप मास निकाल सकते हो और मास से आप लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। ओके, चलो
नेक्स्ट आता है आपका गैस। सही है, अब जो लिक्विड होता है उसकी वॉल्यूम डिफाइन होती है, हम लोग कर सकते हैं आराम से, वॉल्यूम से मास निकाल सकते हैं। लेकिन जो गैसेज होती है ना उनकी वॉल्यूम डिफाइन नहीं होती है। सही है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, द्रव्य के विपरीत गैस का जो आयतन होता है ना वो निश्चित नहीं होता है, वही बात मैंने बोली। सही है, गैस का जो आयतन होता है वो तापमान, दाब और मोलों की संख्या पे निर्भर करता है। और इसी के बेसिस पे आपकी दो स्पेशल कंडीशन आती है, एक आती है आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, एक आती है आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका तापमान कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, एंड आपका प्रेशर कितना रहता है, 1 बार रहता है। सही है, वैसे ही अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है और आपका दाब कितना रहता है, 1 ATM रहता है। लेकिन हमारे तो काम की वॉल्यूम है। सही है, तो अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पे आती है आपके पास मोलर आयतन या फिर आपकी मोलर वॉल्यूम। तो अगर आपकी जो मोलर वॉल्यूम होती है वो होती क्या है, एक मोल गैस की जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, या फिर एक मोल गैस का जो आयतन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। सही है, अब ये जो आपकी मोलर वॉल्यूम होती है इसे वीएम या फिर वी बार या फिर वी एम बार के थ्रू आउट डिनोट करते हैं। सही है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं वी एम बार एनटीपी की बात करूँ, वी बार एनटीपी मतलब इक्वल इक्वल सी होती है वैसे, एसटीपी ये हम लोग लेते हैं 22.4 लीटर। हमेशा हम लोग इस वाली वैल्यू से हमारे सारे आंसर जो है वो हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पेशली बात करें ना तो वी बार फोर एनटीपी आपकी होती है 22.4 लीटर और वी बार फोर एसटीपी आपकी होती है 22.7 लीटर। लेकिन फॉर और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम लोग ये वाली बात करते हैं। सही है, न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग ये वाली वैल्यू लेते हैं जनरली। सही है, चलो अंजम्पशन टेकन, हाँ वो यही है कि यहाँ पे इसका मतलब यही है कि जो एस टीपी पे आपकी जो मोलर वॉल्यूम होती है ना वही आपकी एन टीपी पे होती है, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। सही है, ये अंजम्पशन लेके हम लोग चलते हैं, कितनी होती है 22.4 लीटर होती है। ओके चलो, अगर ये वाली बात आपको क्लियर है तो नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन कि एसटीपी और एनटीपी के लिए 22.4 लीटर पर मोल का उपयोग करें। ओहो, पास। सही है, एसटीपी पर H2 के मोलों की संख्या, ये आ गया आपके पास पहला क्वेश्चन कि 22.4 लीटर मोल आपके पास क्या है, एस टी। ये तो कोई काम का नहीं है, इसे हटा दो यहाँ से, ये कोई काम का नहीं है। चलो सही है, एसटीपी पर ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन कि एसटीपी पर 11.2 लीटर आयतन में H2 गैस के कितने मोल उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल पूछे गए हैं, तो यहाँ पे एक काम करो, आप पहले लिख ही लो कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं इन गैसेज, गैसेज की बात हो रही है। हाँ जी, तो अपने पास ये क्वेश्चन है कि एसटीपी या फिर एनटीपी पर। हाँ जी, एसटीपी पर 11.2 लीटर आयतन में H2 गैस के कितने मोल उपस्थित होंगे। सही है, यही है ना, हाँ ये कर रहा है अब हमको। सही है, तो इसके अंदर देखो, हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल निकालने का आपके पास फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ मोल निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब गैस दे रखी है यहाँ पे, सही है, गैसेज के लिए हमने अलग से फॉर्मूला लिखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ओके, यही फॉर्मूला आता है आपके पास। सही है, अब अगर मैं गिवन वॉल्यूम की बात करूँ तो वो कितनी दे रखी है आपको, 11.2 दे रखी है एंड 22.4। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास, ये जाएगा 2 पे, तो 1/2 मोल आपके पास प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। सही है, तो एसटीपी पर 11.2 लीटर आयतन में H2 गैस के कितने मोल उपस्थित होते हैं, तो आप बोलोगे कि 1/2 मोल उपस्थित होते हैं। ओके, अब आता है आपके पास ये क्या है, सूत्र पर आधारित अवगाद्रो संख्या, हाँ वाई मैप जो है वो मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि सारा जितना भी हमने किया है सॉलिड का ऐसे निकालेंगे कि वॉल्यूम के थ्रू आउट हम लोग नंबर ऑफ मोल ऐसे निकालते हैं, गैसेज के लिए हम लोग ऐसे निकालते हैं, उसी का कुछ कुछ फॉर्मूला आपके पास। सही है, जैसे अगर मैं मोल्स की बात करूँ, मोल से आप लोग तीन चीजें निकाल सकते हो, एक तो आप मास निकाल सकते हो, एक तो आप मास ऑफ एंटिटीज निकाल सकते हो, मास ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज क्या है यहाँ पे आपकी, मतलब कुछ भी ले सकते हो, एंटिटीज का मतलब होता है आपकी, आपका एटम हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल हो सकता है। सही है, आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है। सही है, और एक आप क्या निकाल सकते हो, एक आप इससे निकाल सकते हो नंबर ऑफ एंटिटीज, एक आप इससे निकाल सकते हो नंबर ऑफ एंटिटीज।
ओके। और एक और चीज आप इससे निकाल सकते हो, वो क्या होती है आपकी, वो होती है वॉल्यूम। ओके, देन आप लोग यहाँ से ऐसे करके निकाल सकते हो। अगर आपको अगर आपको मास दे रखा है, एंटिटीज लिख लो यहाँ पे कि एंटिटीज का मतलब क्या होता है। एंटिटीज का मतलब होता है कोई भी आपका एटम हो सकता है, या फिर आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो आपके पास प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एंटिटीज के अंदर कोई कुछ भी हो सकता है, आपका एटम, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आइसोटोप्स कुछ भी हो सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे अगर आपको मास दे रखा है, सही है, किसी भी एंटिटी का, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी का भी अगर आपको मास दे रखा है, तो मास से आप मोल कैसे निकालोगे, मास से आप मोल कैसे निकालोगे, जब आप गिवन मास के अंदर भाग लगा दोगे किसका, मोलर मास का। जब आप भाग लगा दोगे मोलर मास का, तो क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे और उससे आपको क्या निकालना है, मास ऑफ एंटिटीज निकालना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास से। सही है, इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको वॉल्यूम से क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, तो आप भाग लगाओगे किसका, 22.4 लीटर का। ऐसे ही अगर आपको मोल दे रखे हैं और आपको वॉल्यूम निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 22.4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके। ऐसे ही अगर आपके पास मोल दे रखे हैं और आपको क्या निकालना है, इसे नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है, तो आप क्या करोगे, Na से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखा है एंड आपको मोल निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, इसका भाग लगा दोगे। ओके, Na का मतलब समझते हो ना, आपकी अवगाद्रो संख्या, इसका भाग लगा दोगे। सही है। एंटिटीज को आप यूनिट बोल सकते हो, इकाई बोल सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपका मन करे वो बोल सकते हो। सही है। तो ऐसे करके आपके पास वाई मैप आता है। मैं बोल सकती हूँ कि जितना भी हमने किया है, नंबर ऑफ मोल निकालने के ऐसे फॉर्मूले होते हैं, ये सब होता है, सही है, जितना भी हमने किया है वो सारा इसके अंदर आ गया। सही है, सारे के सारे फॉर्मूला आ गए। तो यहाँ से हम लोग इसे आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एसटीपी, एनटीपी पर 11.2 लीटर आयतन में H2 गैस के कितने अणु उपस्थित होंगे। सही है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, H2 गैस के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे गए हैं यहाँ पे। सही है, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया है। 11.2 लीटर आयतन में H2 गैस के कितने अणु उपस्थित होंगे। तो देखो आपके पास नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल निकालने का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सही है, ये होता है। और इसी के अलावा इसी के साथ आपके पास फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन अपॉन आपका 22 पॉइंट नहीं, हाँ 22.4। सही है। ऐसे करके आपके पास दो फॉर्मूला आते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने के। तो देखो यहाँ पे गिवन मास आपको दे नहीं रखा, अगर आपको मास देते, अगर आपको मास देते फिर तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये तो आपको दे नहीं रखा। सही है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं इसे। गिवन मास अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, मोलर मास, H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 11.2 अपॉन 22.4। सही है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना आएगा आपके पास, ये जाएगा 1/2 पे। तो गिवन मास आपके पास आएगा 4। ओके। एक मोल H2 में अगर आपके पास, अगर ये आपके पास आ गया, हाँ जी, गिवन मास आपके पास कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी इसे, पर चलो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ से अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं, तो वो कितने आ जाएंगे आपके पास, गिवन मास अपॉन आपका मोलर मास, तो कितने आ गए, 2 मोल आ गए। अब 2 मोल O2, सॉरी 2 मोल H2 से आपको H2 गैस के कितने अणु उपस्थित है, H2 गैस के कितने अणु उपस्थित है, मतलब आपको एंटिटीज निकालनी है नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल आपके पास है 2 मोल, इसे आपको निकालनी क्या है, एंटिटी निकालनी है। तो आप क्या करते हो, मोल से एंटिटी निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो 2Na से। हाँ जी। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स से क्या निकालनी हो, एंटिटीज निकालनी हो, सही है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे, गिवन एंटिटी, एंटिटीज अपॉन Na। सही है। लेकिन आपको ये वाली चीज निकालनी है। सही है। तो यहाँ से आपकी नंबर ऑफ O2, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ O2 मोलिक्यूल अपॉन आपका N2। सही है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ O2 मोलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू Na।
सही है। तो यहाँ से अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ मोल आपके पास कितने थे, 2 थे, इनटू एन ए आपका एजीटीज रह सकता है। तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सही है, कर सकते हो आराम से। हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर सॉरी गिवन वॉल्यूम अपॉन आपका 22.4। सही है, अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। मोलर मास तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर ही सकती हूँ, H2 का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है। सही है, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, गिवन मास निकाल लिया। गिवन मास से आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल निकालोगे। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन आपका मोलर मास। गिवन मास कितना है, 4 है, और ये कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया। अब आपको पूछा क्या गया था, यहाँ पे आपको O2 मॉलिक्यूल के नंबर पूछे गए थे, और जहाँ पे भी आपको नंबर पूछे जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, सिंपल सी बात है। सही है, तो यहाँ से नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल अपॉन Na की वैल्यू वहाँ पे पुट नहीं करनी थी, हमको डायरेक्ट दे रखा था, तो Na की जगह पे Na, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हमने निकाले थे, कितने थे आपके पास, 2 थे। तो यहाँ से आपके पास आंसर कितना आ गया, 2Na आ गया है। सही है, एसटीपी पर 16 ग्राम O2 कितना आयतन घेरती है। चलो ये भी करते हैं। वही आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, गिवन मास, यहाँ पे आपको आयतन दे रखा है, ओ सॉरी वेट दे रखा है, मतलब मास आपको दे रखा है, और वॉल्यूम आपको निकालनी है यहाँ पे। सही है, तो कर सकते हैं हम लोग, वही आपका सेम फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास अपॉन आपका मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। सही है, अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करती हूँ, गिवन मास कितना दे रखा है आपको, मास दे कितना रखा है, 16 दे रखा है, अपॉन ऑक्सीजन O2 का मोलर मास कितना होता है, 32 होता है, इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम ही तो आपको निकालनी है, वॉल्यूम ही तो निकालनी है आपको। तो यहाँ से आप लोग वॉल्यूम को, इसको अक्स मान सकते हैं। सही है, इसको मैं क्या मान रही हूँ, अक्स मान रही हूँ, अपॉन कितना आ जाएगा, 22.4 आ जाएगा। अगर मैं इसे सोल्व करती हूँ, ये जाएगा 1/2 पे, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू कितनी आएगी, अक्स इक्वल टू 22.4 अपॉन 2, यहाँ से ये आएगा आपके पास 11.2। सही है, तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम कितनी आ गई, 11.2 लीटर आ गई। तो एक तो आप इसे फॉर्मूला से कर सकते हो, और एक आप इसे यूनिटरी से भी कर ही सकते हो। वैसे वैसे फॉर्मूला वाला ज्यादा बेस्ट है। सही है, ऐसे करके आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या बोलता है आपको, फॉर्मूला आपको बोलता है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने, तो आपके पास एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है, एक ये वाला फॉर्मूला होता है दोनों फॉर्मूला इक्वली तो होंगे, क्योंकि दोनों से ही हमको मिलता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। सही है, तो यहाँ पे गिवन मास आपको दे रखा था कितना, 16, अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका, 32 होता है, इक्वल टू गिवन वॉल्यूम आपको दे नहीं रखी, यही तो पूछा गया कि 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना आयतन घेरती है। सही है, मतलब वॉल्यूम आपको पूछी गई है, अपॉन 24। वॉल्यूम को मैं क्या मान रही हूँ, एक बार के लिए अक्स मान रही हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इसे सोल्व करूंगी, ये जाएगा 1/2 पे, इक्वल टू अक्स अपॉन 22.4। जब हम करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, देन आपके पास आएगा 2x इक्वल टू 22.4। उसके बाद 2 इस साइड गुना में रहता है, इस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, x इक्वल टू 22.4 अपॉन 2, देन आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 11.2 लीटर आएगी। सही है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन आराम से। अब ये देखो, यहाँ पे ये क्या है कि एसटीपी पर 32 ग्राम SOX गैस 11.2 लीटर आयतन घेरती है, आदर्श गैस मानते हुए x का मान है। सही है, यहाँ पे भी आपका सेम फॉर्मूला लगने वाला है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सल्फर का, अगर मेरे को मोलर मास कैलकुलेट करना है, सही है, मोलर मास अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास क्या होता है सल्फर का मोलर मास क्या होता है, सॉरी सल्फर का मास कितना होता है, 32 होता है, प्लस 16 यहाँ पे अक्स दे रखा है, मतलब जैसे आपके पास O2 है। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास O2 है, तो आप इसका अगर आपको इसका मास निकालना है, इसका भार निकालना है, इसका द्रव्यमान निकालना है, तो आप क्या करते हो, 16 एक ऑक्सीजन का होता है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आप बोलोगे कि O2 का जो मास होता है वो कितना आता है आपके पास, 32 आता है। सही है, वैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे O अक्स दे रखा है, तो मैं ऐसे मान सकती हूँ 16 इंटू अक्स। तो यहाँ पे इसका जो SO अक्स का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 32 प्लस 16 अक्स, ये होगा इसका मोलर मास। सही है, अब आपको वॉल्यूम दे रखी है यहाँ पे 11.2 लीटर। सही है, ये क्या हो गई आपकी वॉल्यूम हो गई। तो चलो फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं, आ जाएगा आपके अक्स का मान। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन आपका मोलर मास इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। सही है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, गिवन मास कितना है आपके पास, 32 ग्राम दे रखा है आपके पास मास। सही है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपके पास, 32 आ जाएगा, अपॉन मोलर मास हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया आपके पास, 32 प्लस 16 अक्स आया है, इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितनी है आपके पास, 11.2 है, अपॉन 22.4, ये जाएगा 2 पे एंड
यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 32 प्लस 16 अक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 32 इंटू टू। अगर मुझे ये सोल्व करना है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 16 अक्स इक्वल टू 64। 32 जा 32 टू जा कितना होता है, 64 ही होता है ना। तो 64 माइनस 32, देन ये आ जाएगा आपके पास 32 अपॉन 16। अगर हम इसे सोल्व करेंगे ये कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा। सही है। तो यहाँ पे ओ अक्स, अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपके पास, 2 आ रही है। यहाँ से हमने अक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, है ना चमत्कार, मैजिक। यहाँ से हमने अक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और यही तो आपको पूछा गया था, तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देखो क्या किया है हमने यहाँ पे, फिर से क्या आप रिपीट कर सकते हो, यूट्यूब पे भी तो मतलब पीछे तो ऑनलाइन में इसी का तो फायदा है। चलो, अगर ये सारी बातें आपको क्लियर है तो अब आप लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। अगर आपको नंबर निकालने की कितने एटम है कितने मोलिक्यूल है तो वो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब ऑल ओवर आप लोग सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ तक। सही है। नेक्स्ट आता है आपके पास मास परसेंटेज। अब ये क्या चक्कर है, ये है। सही है। जैसे अगर मैं NaOH की बात करती हूँ तो NaOH का मास कितना होगा, इसका 23 होता है आपके Na का, एंड 16 होता है ऑक्सीजन का, प्लस 1 होता है हाइड्रोजन का। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं ये कितना आएगा आपके पास, 20 10 30 6 1 7 8 9 10, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 40 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको परसेंटेज मास परसेंट ऑफ Na निकालना है, सही है, आपको सिर्फ मास परसेंट ऑफ Na निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे। तो मास परसेंटेज का एक क्यूट सा फॉर्मूला आता है आपके पास, मास परसेंटेज का एक अच्छा सा फॉर्मूला आता है आपके पास, क्या कि मास ऑफ वन एटम अपॉन टोटल मास इंटू 100। सही है। ऐसे करके आपके पास कोई फॉर्मूला आता है। अगर मैं ये इस वाले फॉर्मूला से इसे कैलकुलेट करती हूँ, तो ये क्या, इसे बॉक्स में बंद कर लो और इसे आपको याद करना है। ओके, लर्न इट, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये। मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है ये। ओके, चलो। अब यहाँ से अगर मेरे को मास परसेंटेज ऑफ Na निकालना है तो मैं निकाल सकती हूँ। पहली बात, आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, मास ऑफ वन एटम, वो एटम आपको ये वाला ही लोगे ना, इसका निकाल रहे हो तो इसका मास कितना आपके पास 23 है, अपॉन टोटल मास कितना है आपके पास 40 आया, इंटू 100। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मास परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको निकालना है तो वो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है आपके पास, 1 होता है, अपॉन इसका टोटल मास कितना होता है, इस पूरे का टोटल मास कितना है 40 आपके पास, इंटू 100। इसे सोल्व करोगे तो आपके पास हाइड्रोजन का मास परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। सही है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 40 इंटू 100। सही है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, हाँ जी, फर्स्ट टाइप का मतलब टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपका मास परसेंटेज का एकदम से इजी सा फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ वही आपका सेम टू सेम वन एलिमेंट अपॉन आपका टोटल मास। सही है। टोटल मास ऑफ कंपाउंड ऐसे लिख सकते हो आप, टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ओके, ये होता है आपके पास मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। वो तो चलो एक एटम के लिए था, लेकिन अगर आपको एलिमेंट के लिए भी डिफाइन करना हो तो आप इससे कर सकते हो आराम से। सही है। जैसे आपके पास फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कुछ इस तरीके से आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया कि सोडियम सल्फेट आपके पास, इसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का प्रतिशत क्रमशः है, ये आपको पूछा गया है। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पास है Na2SO4। अगर मेरे को टोटल मास कैलकुलेट करना है, एक सोडियम का 23 होता है इंटू 2, प्लस एक सल्फर का 32 होता है, प्लस 16 इंटू 4। इसे अगर आप सोल्व करोगे ये आएगा 46, ये आएगा 32, प्लस ये आएगा 64। अगर हम इसे सोल्व करेंगे ये कितना आएगा आपके पास, 60 70 80 90 100 110 120 130 7 8, नहीं यार कितना हो जाएगा ये, 64 32 कितना होता है, 4 5 6 6 7 8 96। अगर हम इसके अंदर 46 और प्लस करते हैं, 9 4 13 142। हाँ जी, ये आपके पास आता है 142। सही है। इसका टोटल मास कितना आता है आपके पास, 142 आता है। सही है। अब देखो, अब हमको मास परसेंटेज निकालना है। अगर मैं मास परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालती हूँ
तो वो आपके पास कितना आएगा, वो आएगा अकेले सोडियम का मास कितना है आपके पास, 46 है। सही है, सोडियम का पूरा मास लिखना है, मतलब इस पूरे कंपाउंड के अंदर जितना आपका सोडियम प्रेजेंट है वो पूरा लिखना है। सही है, तो आपके पास कितना है, 46 मास है सोडियम का। तो यहाँ से 46 अपॉन 142 इंटू 100। सही है, इसे सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लिख लेना। एंड यहाँ पे आपका सेम टू सेम मास परसेंटेज हो सल्फर, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 32 अपॉन 142 इंटू 100। ओके, ऐसे ही आपके पास मास परसेंटेज हो ऑक्सीजन, ये कितना आएगा, 64 अपॉन 142 इंटू 100। सही है, अगर आप इससे सोल्व करते हो तो कर लेना। आई विल यूज कैलकुलेटर, बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन है। चलो कर लेते हैं, एक मिनट रुको गाइज, अभी सोल्व करके बताते हैं इसे कितना आएगा। ये आएगा आपके पास हाँ जी, ये आएगा आपके पास 32.57%, ये आएगा आपके पास 22.57%, एंड ये आएगा आपके पास 45.06%। सही है, अब देखो कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट का आएगा 32.57%, तो 32.37 आएगा क्या, 57 आएगा। नेक्स्ट का आएगा 22.57 एंड 45.06, समथिंग समथिंग। मेरे को ऑप्शन डी लग रहा है करेक्ट आंसर, यहाँ पे 5 लिख लेना। सही है, तो यहाँ से आपका 37 ही आएगा, वहाँ पे इसे 3 कर लेना भाई। मतलब एवरेज आपका अप्रोक्सीमेट आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। सही है, कर सकते हो आराम से ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट आता है आपके पास कि Na2SO4 अक्स इंटू H2O में, ये आपको निकालना है। द्रव्यमान का 50% H2O है, तो अक्स का मान क्या होगा। सही है, चलो कंपाउंड क्या है आपके पास, Na2SO4 इंटू अक्स H2O, अक्स H2O। ओके, पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये जाएगा 46 पे, Na2SO4 का मोलर मास कितना होगा 46, ये अक्स है, ये अक्स है, इनटू वाला साइन नहीं है, ये अक्स वाला साइन है, प्लस 32 प्लस 64, ये तो अभी किया था ना हमने, 142 आएगा, प्लस आ जाएगा आपका एक पानी का कितना होता है H2 सॉरी एक H2O का जो मास होता है वो कितना होता है आपके पास 18 होता है। यहाँ पे अक्स है तो मैं इसे 18 अक्स लिख सकती हूँ। सही है, सिंपल सी बात है। चलो, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सही है, तो यहाँ से ये कितना आएगा आपके पास 142 18 प्लस 18 अक्स, ये आ जाएगा आपके पास इसका टोटल मास। सही है, अब आपको दे रखा है H2O। सही है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मास परसेंटेज ऑफ H2O आपको दे रखा है, और आपको पूछा क्या है, द्रव्यमान अक्स की वैल्यू पूछी गई है आपको। सही है, तो मास परसेंटेज ऑफ H2O का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल मास ऑफ H2O, टोटल मास ऑफ H2O, या फिर आपका एलिमेंट अपॉन आपका टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, इंटू 100। सही है, अगर आप इसे सोल्व करते हो तो मास परसेंटेज ऑफ H2O आपको दिया गया है कितना है 50 है, इक्वल टू टोटल मास ऑफ H2O कितना होता है आपके पास 18 अक्स 18 अक्स है आपके पास, एंड यहाँ से ये कितना आएगा 142 प्लस 18 अक्स। ओके, यहाँ से अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये जाएगा इंटू 100, ये जाएगा आपका 2 पे। सही है, यहाँ से अगर आप इसे सोल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा 142, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 142 प्लस 18 अक्स इक्वल टू ये 80 इंटू 2 कितना होता है 82 जा 36 होता है, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 36 अक्स। 36 अक्स। ओके, अब अगर आप इसे सोल्व करते हो तो 142 इक्वल टू 30, ये कितना हो जाएगा आपके पास 18 अक्स हो जाएगा, 18 अक्स हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से आपके पास अक्स कितना आएगा 142 अपॉन 18। अब 18 142 अपॉन 18 को जब हम लोग सोल्व करते हैं ये कितना आता है आपके पास समथिंग समथिंग 8 के समथिंग आता है। सही है, ये आपके पास अप्रोक्सीमेट 8 आता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
ओके कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन आराम से, कुछ नहीं था। बस आपको मास परसेंटेज ऑफ H2 आपको दिया गया था, अक्स की वैल्यू आपको निकालनी थी। फॉर्मूला आपके पास है ही पहले से, टोटल मास ऑफ एलिमेंट या फिर आपका कंपाउंड जो भी आपको यहाँ पे H2O दे रखा था, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे टोटल मास ऑफ H2O अपॉन आपका टोटल मास ऑफ कंपाउंड। सही है, क्योंकि मैंने मास परसेंटेज यहाँ पे किसकी लिखी है, H2O की लिखी है। अगर मैं ऐसे लिखती मास परसेंटेज ऑफ एटम, तो यहाँ पे मैं एटम का मास लिखती। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं एलिमेंट का मास लिखती। तो इसीलिए मैंने ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, मास परसेंटेज ऑफ H2O लिखा है, तो मैंने यहाँ पे किसका लिख दिया, H2O का मास लिख दिया। ओके चलो, अब यहाँ पे आपके पास ये कुछ कंपाउंड है जिनका आपको परमाणु भार जो है वो याद होना चाहिए। सही है, जैसे आपका ये जो होता है ग्लूकोज जो होता है, इसका परमाणु भार 180 होता है, इसका फ्रक्टोज का भी 180 होता है, इसका 342 होता है, और आपका जो यूरिया होता है ना, इसका परमाणु भार आता है आपके पास 62। सही है, इनके जो एटॉमिक मास है वो आपको याद होने चाहिए। अब चलो नेक्स्ट आता है आपके पास मिनिमम मोलर मास। ये क्या चीज है, ये वाली जो चीज है वो जनरली आपके उसके अंदर पॉलीमर वाले चैप्टर में, पॉलीमर का अगर हमको मास निकालना है तो उसके अंदर यूज होती है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है आपके पास, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ एटम अपॉन आपका मिनिमम मोलिकुलर मास। पानी पी लेती हूँ इतनी देर। हम्म, चलो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आता है, मास ऑफ वन एटम अपॉन मिनिमम मोलिकुलर मास इनटू 100। ओके, इससे आप लोग मास परसेंटेज या फिर आपका मिनिमम मोलिकुलर मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, इस वाले फॉर्मूला को लर्न कर लेना गाइस, लर्न इट। ओके चलो, अब आपको यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि किसी यौगिक में द्रव्यमान द्वारा 8% सल्फर है। सही है, कोई आपके पास कंपाउंड है और उसमें आपका 8% सल्फर है, तो आपको पूछा गया है कि न्यूनतम आणविक द्रव्यमान क्या होगा, उसका मिनिमम मोलिकुलर मास क्या होगा। सही है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ओके फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम अपॉन अपॉन आपका मिनिमम मोलिकुलर मास। ओके अगर आप इसे सोल्व करते हो तो ये कितना आएगा आपके पास, मास परसेंटेज कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, इक्वल टू आपका जो सल्फर होता है उसका मास कितना आता है आपके पास, 32 आता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 32 अपॉन एम। ये आपको कैलकुलेट करना है, मिनिमम मोलिकुलर मास आपको कैलकुलेट करना है। सही है, तो यहाँ से ये कितना आएगा आपके पास, एम इक्वल टू 32 अपॉन 8। देन अगर आप इसे सोल्व करते हो ये आएगा आपके पास 8 4 जा 32 हो, ये कैसे हो गया, ओहो इंटू 100 तो हम लोग भूल गए, यहाँ पे इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 400 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ से आपके पास मिनिमम मोलिकुलर मास कितना आ गया, 400 आ गया। सही है, कर सकते हो ये भी। अब यहाँ पे ये क्या है, ये आपके पास नया क्वेश्चन है कि निर्जल peroxidase एंजाइम में जो आपका एस है इसकी मात्रा आपको दे रखी है 0.5%, एंड सेलेनियम का जो परमाणु भार है वो आपको दिया गया है 78.4। न्यूनतम आणविक भार ज्ञात करो। सही है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा आपका कि मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम अपॉन अपॉन आपका मिनिमम मोलिकुलर मास इनटू 100। सही है, तो यहाँ पे आपको मास परसेंटेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5% दी हुई है, एंड मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास आपको कितना दे रखा है, 78.4 दे रखा है। सेलेनियम का जो मास है वो आपको दिया गया है 78.4, एंड मिनिमम मोलिकुलर मास ये आपको कैलकुलेट करना है, एम आपको कैलकुलेट करना है इनटू 100। अगर आप इसे सोल्व करते हो, सही है, तो 0.5 को मैं 5/10 लिख सकती हूँ। सही है, अगर मैं पॉइंट को आगे खिसकाती हूँ तो 10 का भाग लगाऊंगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आगे हो जाएगा, 78.4 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो लग जाएगा। सही है, 40 अपॉन एम। ओके, तो यहाँ से ये कितना क्या आ जाएगा आपके पास, ये जाएगा 2 पे, देन आपके पास ये आ जाएगा एम इक्वल टू 7840 इंटू 2। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 1568
जीरो। ओके, ये वाली वैल्यू आती है अगर आप लोग इसे सोल्व करते हो। ये आपके पास वैल्यू आती है, पर ऐसा तो कोई हमको दे ही नहीं रखा ऑप्शन। तो क्या करेंगे, आपको पॉइंट वाला ऑप्शन दे रखा है, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे आपको पता है ना, 3 लिखो या फिर 3.0 लिखो, बात तो एक ही है। तो मैं ऐसे मान सकती हूँ कि पॉइंट के आगे कुछ है, तो मैं ऐसे मान सकती हूँ इसे कि ये आपके पास आपने क्या किया, इस वाले पॉइंट को 4 बार आगे खिसका दिया, सॉरी लेफ्ट साइड में खिसका दिया। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1.568 इंटू 4 बार खिसकाया है तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अब ये वाली चीज तो आपको आनी चाहिए। जब हम लोग पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करवाते हैं ना, तो उतने से ही गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4 बार मूव करवाया तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 5 बार करवाते तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई 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 करते हैं हम लोग, सही है। और इसी की जगह पे अगर मैं इसे राइट साइड में मूव करती हूँ तो भाग लगाते हैं। जब राइट साइड में मूव करते हो तो भाग लगाते हो, जब लेफ्ट साइड में मूव करते हो ना तो गुणा करते हो, सही है, ध्यान रखना ये बात। अब चलो नेक्स्ट आती है आपके पास वेपर डेंसिटी। अगर मैं वेपर डेंसिटी की बात करूँ तो पहली बात कि ये एक यूनिटलेस नंबर होता है, सही है। और आणविक द्रव्यमान जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2 इंटू वाष्प घनत्व या फिर आपकी वेपर डेंसिटी होता है। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, या फिर आपके वाष्प घनत्व का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, मोलिकुलर मास या फिर आपका आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर मास अपॉन 2, ये फॉर्मूला निकल के आएगा आपके पास, सही है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको N2 का वाष्प घनत्व निकालना है, आपको N2 की वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो क्या निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अगर आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है N2 की, तो आप क्या करोगे, मोलिकुलर मास, N2 का मोलिकुलर मास कितना होता है आपके पास, 14 + 14 कितना हो गया, 28/2। अगर हम इसे सोल्व करेंगे ये कितना आएगा आपके पास, 14 आएगा। तो N2 की वेपर डेंसिटी कितनी होगी आपके पास, 14 होगी। ऐसे ही आप और एग्जांपल ले सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन O2 की आपको वेपर डेंसिटी बतानी है, तो बता सकते हैं हम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वेपर डेंसिटी ऑफ O2 आपके पास क्या हो जाएगी, मोलिकुलर मास, O2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, 32 होता है, अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, सही है। तो ऐसे करके आप लोग वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो देखो यहाँ पे, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैस ए का जो वाष्प घनत्व है वो गैस बी के वाष्प घनत्व का 4 गुना है, सही है। आपको ऐसे बोला गया है कि ए की जो वेपर डेंसिटी ऑफ ए जो है वो 4 गुना है वेपर डेंसिटी ऑफ बी के, सही है। तो यहाँ पे आपकी 4 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ बी, सही है। यही तो दे रखा है आपको कि ए की जो वेपर डेंसिटी है वो बी की वेपर डेंसिटी से 4 गुना है, की 4 गुना है, सही है, यही आपको दे रखा है। यदि बी का आणविक द्रव्यमान m है, वेपर डेंसिटी क्या होती है आपकी, मोलिकुलर मास ऑफ ए अपॉन 2 इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ बी अपॉन 2। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर मास अपॉन 2। तो मैंने बस वही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है और ये 4 गुना है इसकी, ऐसे लिख दिया। ओके, अब आपको क्या बोला गया है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि मोलिकुलर मास ऑफ ए इक्वल टू 4 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ बी। अब बी का जो मोलिकुलर मास है, बी का जो आणविक द्रव्यमान है वो आपको क्या लेना है, एम लेना है, सही है। तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मोलिकुलर मास ऑफ ए कितना आएगा आपके पास, 4m के बराबर आएगा, सही है। ए का मोलिकुलर मास, ए का आणविक द्रव्यमान तो पूछा आपको, जो कितना आया आपके पास 4m आया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास आणविक एवं मूलानुपाती सूत्र, या फिर आप लोग बोल सकते हो आपके मोलिकुलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होते हैं। अगर हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करते हैं ना, तो उससे हमको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, सही है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके पास ये कोई फॉर्मूला है C2H4O6, नहीं O2, ओके। ऐसे करके आपके पास कोई फॉर्मूला है C2H4O2। तो ये क्या हो गया, इसे देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसके अंदर 2 कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, इसके अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। वहीं पे ये क्या हो गया, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। मैं बोल रही हूँ कि ये क्या है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब अगर मैं बात करूँ, मैं इसे ऐसे नंबर से डिवाइड कर देती हूँ, मतलब ऐसे नंबर से डिवाइड कर देती हूँ जिससे आपके पास फुल नंबर आ जाए। जैसे अगर मैं बात करूँ ये तीनों जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर मैं इनको 2 से डिवाइड करके, इनको अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ ऐसे ऐसे,
तो ये क्या आएगा आपके पास, कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, जिससे हमको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि कितने आपके पास कार्बन थे इसके अंदर, कितने हाइड्रोजन थे। ये इसका शॉर्ट वर्जन है। आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ना, आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो मोलिकुलर फॉर्मूला का शॉर्ट वर्जन होता है, सही है, जो हम लोग जनरली पॉलीमर्स के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है यौगिक में परमाणुओं की सटीक संख्या बताता है, और आपका जो मूलानुपाती सूत्र है वो यौगिक में विभिन्न तत्वों का सरलतम पूर्णांक अनुपात बताता है। जैसे अगर मैं वहां पे बात करूं तो वहां पे मैं बोल सकती हूँ कि 1:2:1 के रेशियो में आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सही है। मतलब आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला एक तरीके से रेशियो बताता है, एंड आपका मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है ना, वो परमाणुओं के बारे में सटीक जानकारी देता है, एकदम से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। ओके चलो, आई होप कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ओके चलो, इसके लिए हमको कुछ कुछ बातें करनी पड़ेगी यहाँ पे। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं मोलिकुलर फॉर्मूला की, मोलिकुलर फॉर्मूला से आपके पास क्या आएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला से आपके पास आएगा मोलिकुलर मास। ओके, एंड ऐसे ही अगर मैं बात करूं एम्पेरिकल फॉर्मूला की, एम्पेरिकल फॉर्मूला की, सही है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से आपके पास क्या आएगा, एम्पेरिकल मास आएगा, सिंपल सी बात है। एम्पेरिकल फॉर्मूला से आपके पास क्या आएगा, एम्पेरिकल मास आएगा, सही है। और जब मैं मोलिकुलर मास, और ये ट्रिक है, ये क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक है, ट्रिक फॉर न्यूमेरिकल, नए पेज में करे क्या ये, चलो लिख लो यहाँ पे, ट्रिक फॉर न्यूमेरिकल, मतलब आपके जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे इससे सोल्व हो जाएंगे, सही है। मोलिकुलर फॉर्मूला से आपके पास मोलिकुलर मास आता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से आपके पास एम्पेरिकल मास आता है। और जब मैं मोलिकुलर फॉर्मूला को, मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन, शॉर्ट वर्जन लिख देती हूँ, जब मैं एम एफ मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला करती हूँ, तो आपके पास इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, वो एक नंबर होता है, जिसे आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैं इसे बोलूंगी एस फैक्टर आता है आपके पास, सही है। जब हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला को डिवाइड करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं, तो आपके पास एस एस नंबर आता है, सही है। ये क्या है आपके पास, कुछ भी नंबर मान सकते हो, ए जो भी आपका जो भी फर्स्ट, आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है ना वो नाम दे दो इससे, सही है। तो यहाँ से आपके पास एस आ रहा है। ओके, तो अगर मेरे को मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, एस इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, सही है। और अगर ये दोनों फॉर्मूला आपको क्लियर है तो फिर अब आपके सारे जो क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आपको दे रखा है कि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र आपको कितना दे रखा है, CH2O दे रखा है, और उसका आणविक सूत्र द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है, 360 ग्राम दे रखा है। मतलब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दिया गया आपको, क्या दिया गया है, CH2O, ये आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया है। और साथ में आपको मोलिकुलर मास दिया गया है, मोलिकुलर मास दिया गया है आपको 360 ग्राम। ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एस नंबर निकालना पड़ेगा, सही है। अगर मैं एस नंबर की बात करूँ तो वो क्या होता है, अगर मैं एस नंबर की बात करूँ तो वो क्या होता है, मोलर मास अपॉन आपका एम्पेरिकल मास। अगर मैं एम्पेरिकल मास की बात करूँ तो वो कितना आएगा आपके पास, यहाँ से कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अगर हम इसे प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9 10, ये आएगा आपके पास 20, नहीं 30, सही है, ये आएगा आपके पास 30। अब अगर मैं इसे सोल्व करती हूँ, मोलर मास कितने है आपके पास, 360 है, अपॉन ये कितना है आपके पास, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये आएगा आपके पास 12। तो यहाँ से आपके पास एस नंबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब आपको पूछा क्या गया है यहाँ पे, आणविक सूत्र या फिर आपका मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा गया है। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, एस इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर एस नंबर आपके पास कितना है, 12 आया है, एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास कितना है, CH2O है, सही है। अब अगर मैं इसे सोल्व करती हूँ तो ये कितना आएगा, आएगा आपके पास, कार्बन आपके पास 12 है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 24 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास, 12 हो गए। तो यहाँ से ये आ गया आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या होगा। ओके, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन आराम से, क्या हो गया। नेक्स्ट आपके पास की कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, हाँ
ये तो थे आपके पास ऐसे वाले जो क्वेश्चन है। ये है आपके पास टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो आप लोग आराम से कर सकते हो। सबसे पहले आप एस नंबर निकालोगे, उसके बाद ऐसे ऐसे करके इसे सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि अगर आपको मास परसेंटेज दे दिया जाए, अगर आपको मास परसेंटेज दे दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या करोगे, सही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका मास परसेंटेज है उसे आप मास मान के चलोगे, सही है। जो भी आपका द्रव्यमान प्रतिशतता आपको दे रखी है उसे आप द्रव्यमान मान के चलोगे, ओके। तो यहाँ पे बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे देखो, ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन कि एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 24.27% कार्बन प्रेजेंट है, इतना आपके पास क्लोरीन प्रेजेंट है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे, कुछ ऐसे करोगे, सही है। पहले आपको मास परसेंटेज लिखना है, सेकंड आपको इनका परमाणु द्रव्यमान या फिर आपका एटॉमिक मास लिखना है, सही है। जब आप इतना काम कर लो ना, देन आपको एक और कॉलम चाहिए होगा यहाँ पे, सही है। फिर आपके पास यहाँ पे ऐसे एक और कॉलम होना चाहिए, ओके। एंड यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे मास, नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालते हैं, सॉरी, यहाँ पे आप करोगे मास परसेंटेज अपॉन आपका एटॉमिक मास, सही है। इस वाले पहले वाले कॉलम में आप लिखोगे मास परसेंटेज, सेकंड वाले में आप लिखोगे एटॉमिक मास, थर्ड वाले में आप लिखोगे मास परसेंटेज अपॉन आपका एटॉमिक मास, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका मास परसेंटेज कितना है आपके पास 4.07 है, इसका कितना है 4.07 है, अपॉन इसका एटॉमिक मास कितना है 1 है, सही है। इसका कितना है 24 पॉइंट, वो जगह नहीं, जगह कम पड़ जाएगी, 24.27 अपॉन 12, एंड इसका कितना है 71.66 अपॉन 35.5, ओके। अब अगर मैं इसे सोल्व करती हूँ तो पहले वाले का आपके पास कितना आएगा 4.07, अगर मैं इसे सोल्व करती हूँ ये कितना आएगा आपके पास 2.03, ये आपके पास ये आएगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये आएगा आपके पास, ये 2 पे जाएगा 0.03, सही है। ये आपके पास ये आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, उस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना है जिससे आपके पास होल नंबर आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए एक, सही है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं 4 पॉइंट और ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए, सही है। आपको इसे ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, ऐसे नंबर का भाग लगाना है जिसका हम लोग तीनों में, पहली बात तीनों में उसका भाग चला जाए और आपके पास एक पूर्ण संख्या आ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं 2.03, अरे किस जगह है, हाँ, ये आपके पास यही आ रहा है, क्या आ रहा है ये, इसे ऐसे ऐसे कर लो कुछ, हाँ जी। चलो, अब मुझे इसे ऐसे नंबर से, वैसे आपके पास ये जो 3 नंबर आए ना उसमें जो भी सबसे छोटा नंबर होगा उससे डिवाइड कर दिया करो, आपका एकदम से पूर्ण संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2.03 आपका छोटा नंबर है, वैसे अगर कहीं पे ये ना लगे ना तो आपको देखना पड़ेगा फिर कि किससे तीनों के तीनों जो नंबर है वो डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे आपका 2.03 आ जाएगा। अगर मैं इसे सोल्व करती हूँ तो आपके पास कितना आएगा 2 आएगा, ये 1 आएगा और ये आपके पास कितना आएगा 1 आएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं 2 है, तो हाइड्रोजन 2 हो गए। कार्बन आपके पास कितने हैं 1 है, तो कार्बन 1 हो गया। क्लोरीन आपके पास कितने हैं 1 है, तो क्लोरीन आपका 1 हो गया। तो ये आ गया आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा इसका CH2Cl होगा, ओके। कर सकते हो ये भी। नेक्स्ट आपके पास ये क्या है कि न्यूनतम आणविक द्रव्यमान की अवधारणा, न्यूनतम आणविक द्रव्यमान, मिनिमम मोलिकुलर मास। अच्छा, ये तो सेम चीजें आ गई ऊपर वाली, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन है सेम टू सेम, ओके। चलो, अब बात आती है आपकी स्टाइक्योमेट्री की कि स्टाइक्योमेट्री क्या चीज़ है, और यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। रियल जो मोल कॉन्सेप्ट की फीलिंग आती है आपको वो यहीं से आती है, सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, सही है। देखो यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री क्या होती है, ये एक तरीके से मैथमेटिकल वर्जन होता है केमिस्ट्री का, सही है। किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का गणितीय मात्रात्मक अध्ययन स्टाइक्योमेट्री कहलाता है, सही है। कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन है, अगर आप उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो क्या होगी, उसकी स्टाइक्योमेट्री होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई रिएक्शन है A+2B से आप क्या बना रहे हो
3C+4D बना रहे हो, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो यहाँ पे ये 1A है, तो यहाँ पे ये जो 1 है, ये जो 2 है, मतलब जो भी आपके रिएक्टेंट से पहले, B क्या है आपका रिएक्टेंट है, A भी क्या है आपका रिएक्टेंट है, इनसे पहले जो नंबर लगे हुए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, सही है। और पहली बात यहाँ पे ये वाली जो है, यहाँ पे जो आपकी स्टाइक्योमेट्री लगेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट की। वैसे ये बात वैसे ही बता देती हूँ यार, लिखूंगी तो क्या है इसको, सही है। यहाँ पे जो आपकी स्टाइक्योमेट्री लगेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। और इस साइड स्टाइक्योमेट्री ऑफ प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट साइड में तो प्रोडक्ट की स्टाइक्योमेट्री आएगी, और रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट की स्टाइक्योमेट्री आएगी, सिंपल सी बात है, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या आपके पास, ए से पहले ये जो नंबर है, बी से पहले ये जो नंबर है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, या फिर आपके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, सही है। तो यहाँ से ये 1 और 2 क्या है आपके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है, ओके। और सारा खेल इन्हीं का होता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो 3 है, सी से पहले 3 है, डी से पहले 4 है, ये भी क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो भी किसके, प्रोडक्ट के। ये कोफिशिएंट किसके है, रिएक्टेंट के, ओ रिएक्टेंट। एंड यहाँ पे ये क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। सही है। अब देखो स्टाइक्योमेट्री अपने काम कहाँ पे आती है, नहीं, अब हमको पेज ऐड करना पड़ेगा। देखो स्टाइक्योमेट्री हमारे काम कहाँ पे आती है, जैसे आपके पास नाम तो सुना होगा आपने, अमोनिया को बनाने की हेबर विधि, सही है। हेबर प्रोसेस क्या होती है, वो रिएक्शन कुछ ऐसे होती है कि जब हम लोग 3H2 प्लस रिएक्शन करवाते हैं, ऐसे लिखो इसे, ये वाइट कलर ही आंखों में चुभता है यार, 2N2 प्लस 3H2, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, 2NH3 बोल, 2NH3 बोलता है, 2NH3 बनता है, सही है। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे अगर स्टाइक्योमेट्री से आपके कुछ रिलेशंस आते हैं, सही है। सबसे पहले आती है आपकी मोल्स रिलेशनशिप, मोल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टाइक्योमेट्री देख करके आप लोग मोल्स डिफाइन कर सकते हो, कि जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास 2 मोल क्या है, N2 है, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 2 मोल N2 जो है वो कितने मोल H2 के साथ रिएक्शन करता है, 3 मोल H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2 मोल NH3 का फॉर्मेशन करता है, सही है। या तो मैं इसे मोल्स रिलेशनशिप के अंदर यूज कर सकती हूँ, या फिर मैं इसे मोलिक्यूल रिलेशनशिप के अंदर भी यूज कर सकती हूँ, या फिर मैं इसे मोलिक्यूल रिलेशनशिप के अंदर भी यूज कर सकती हूँ, ओके। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 है, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि N2 के 2 मॉलिक्यूल, मैं इसे ऐसे बोल सकती हूँ कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 2 मॉलिक्यूल किसके, N2 के, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, H2 के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, किसका हो जाता है यार, 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं आपके पास NH3 के, सही है। तो ये होती है आपके पास कि स्टाइक्योमेट्री से आप लोग मॉलिक्यूलर रिलेशनशिप निकाल सकते हो, आप मोल्स रिलेशनशिप निकाल सकते हो, सही है। और अगर ये वाली बात आपको क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। फिर देखो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है कि 1 मोल, सॉरी रिएक्शन आपको दी गई है कि एक SO2 जो है वो 2H2S के साथ रिएक्शन करता है, जिससे 2H2O प्लस 3S का फॉर्मेशन होता है, सही है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि 1 मोल SO2 जो है वो अधिक मात्रा में H2S के साथ अभिक्रिया करता है, एंड बनने वाले S के मोलों की संख्या ज्ञात करो। मतलब आपको ये पूछा गया है कि 1 मोल SO2 से आपके कितने सल्फर बनेंगे, 1 मोल SO2 से कितने मोल सल्फर का फॉर्मेशन होगा, ये बात आपको पूछी गई है, सही है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ से अगर मेरे को मोल रिलेशनशिप देखना हो तो मैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के ये बोल सकती हूँ कि 1 मोल SO2 जो है, 1 मोल SO2 जो है वो क्या बना रहा है, वो 3 मोल सल्फर बना रहा है, सही है। ये बात बोल सकती हूँ मैं कि 1 मोल SO2 से आपका 3 मोल सल्फर बन रहा है, यही तो बात कर रहे थे हम लोग कि 2 मोल N2 से आपका 2 मोल NH3 बनेगा, या फिर 3 मोल
H2 से आपका क्या बनेगा, 2 मोल NH3 बनेगा। सही है, सेम बात मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि 1 मोल रिएक्शन आपको दे रखी है बकायदा, यही रिएक्शन होती है हमेशा। सही है, कि 1 मोल SO2 से आपका 3 मोल सल्फर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। यही तो आपको पूछा गया है कि 1 मोल SO2 से कितने मोल सल्फर का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सी बात है, 3 मोल सल्फर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये है आपकी स्टाइक्योमेट्री। चलो, हेबर विधि द्वारा ये आपके नीट का क्वेश्चन है, नीट 2019। हेबर विधि द्वारा 20 मोल NH3 बनाने के लिए आवश्यक H2 अणुओं के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको पूछा गया है। सही है, रिएक्शन क्या होती है आपकी, N2 प्लस 3H2। तो मिनट, गड़बड़ कर दी ना मैंने, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, फिर तो रिएक्शन ही गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा। सही है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पे भी 1 आएगा। ओके, देखो यहाँ पे N2 प्लस 3H2 से आपका क्या बनता है, 2NH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये होती है अमोनिया को बनाने की हेबर विधि। सही है, अब आपको बोला क्या गया है कि 20 मोल अमोनिया के लिए, अमोनिया बनाने के लिए कि आपको 20 मोल अमोनिया बनानी है तो उसके लिए आपको कितने मोल H2 चाहिए होंगे। यहाँ पे ये बात आपको पूछी गई है। देखो, इस वाली रिएक्शन से आप लोग क्या बोल सकते हो कि 3 मोल H2 से, 3 मोल H2 से आपको क्या मिलता है, 2 मोल NH3 मिलती है। सही है, 3 मोल H2 से आपको 2 मोल NH3 मिलती है। अब आपको पूछा क्या गया है कि आपको 20 मोल NH3 बनानी है। सही है, आपको 20 मोल NH3 चाहिए, आपको 20 मोल अमोनिया चाहिए, तो इसके लिए आपको कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। सही है, यही तो आपको पूछा गया है कि इसके लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए होंगे आपको। तो इसे मैं अक्स मान सकती हूँ, वही आपका यूनिटरी जिंदाबाद। अगर मैं इसे सोल्व करती हूँ टिक टिक, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना आएगा आपके पास, 2x इक्वल टू 3 × 20, देन x इक्वल टू 3 × 20/2। अगर मैं इसे सोल्व करती हूँ ये कितना आएगा आपके पास, 30। सही है, तो आपको 30 मोल H2 चाहिए है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ गए क्या ये बात क्या हुआ है यहाँ पे। अगर 3 मोल H2 से आपको 2 मोल NH3 मिल रही है तो 20 मोल NH3 के लिए आपको कितने मोल H2 चाहिए, यही तो बात आपको पूछी गई है। यहाँ पे आपका यूनिटरी जिंदाबाद। देन आप अगर आप इसे सोल्व करते हो तो ये हो जाएगा। यूनिटरी वाला पता है ना आपको कि इससे ये मिल रहा है तो इससे ये कितना मिलेगा, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन आपका आंसर जो है वो आ जाता है। ओके, अब देखो कि जब केवल एक अभिकारक की जानकारी दी गई हो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। देखते हैं क्या करेंगे इसके अंदर, कि आपको अगर एक की ही इंफॉर्मेशन दी गई हो तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे, पर चलो आज इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा।